बढ़ाने का मतलब यही होता है, हाँ, जब टाइम ले रहा है और लंबे समय तक बता रहा है तो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएगा, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही बात कह रहा है। जैसे यूपीपीसीएस ने भी जब ये ट्रेंड बदला था तो तब तक ठीक था, और जब वो हर साल लेने लग गया, जैसे मार्च अप्रैल में यूपीपीसीएस का है, तो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दिया। तो जैसे अब कल के ट्वीट का इशारा उनका ये है कि अगस्त में टीचर लेंगे, सितंबर में लेंगे आप लोग का बीपीएससी का एग्जाम। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस के लेवल को हम स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक रखेंगे। हो सकता है कि पैटर्न में भी थोड़ा बहुत बदलाव हो, तो आप लोग, क्योंकि लंबा टाइम है, अब लंबा टाइम है तो सोचने का समय मिल जाएगा कमीशन को, क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले को, तो वो खेलेगा बढ़िया से आप लोगों के साथ। तो आप लोग इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि अब जो आप लोगों को पढ़ने का स्ट्रेटजी होगा, प्री और मेंस दोनों ऐड करके, अब आज ही से स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। हफ्ता में ऐसे करेंगे, जो मेरा स्ट्रेटजी है, जैसे मैं अपना करता हूँ, मंडे से सैटरडे तक आपको पढ़ना है, संडे को एक मेंस लिखना है, और संडे को बैठ के जो चीज़ पढ़े हैं उस टॉपिक को उठा के वर्चुअली बस एक पेज पे लिख लीजिएगा, और आप फिर एनालिसिस कीजिएगा कि हमारे दिमाग में कौन कौन सा इससे संबंधित कंटेंट है, क्या हम इसके बारे में 5 लाइन बोल सकते हैं, जानते हैं या नहीं जानते हैं। और नहीं जानते हैं और नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने ढंग से काम नहीं किया है, आपको दोबारा उस कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। मतलब इससे आप सेल्फ एनालिसिस, समझ रहे हैं ना। जितने बड़े विद्वान रहे हैं, या आप वेस्टर्न फिलॉसफी में रियलिज्म जो लोग लिखते हैं उनको देखिएगा तो वो कहते हैं कि सेल्फ क्रिटिक्स इज द बेस्ट क्रिटिक्स इन वर्ल्ड। यानी जो आप अपने बारे में सोचते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, उससे बड़ा दुनिया में कोई मतलब महान काम नहीं है आप अपने आप को सुधारने के लिए। तो इस मुगालते में नहीं जिएंगे कि सितंबर में पेपर है, सितंबर में पेपर है तो वो इशारा ये भी कर रहा है कि हम इतना टाइम ले रहे हैं तो आपको हम ठीक से परोसेंगे, ठीक। तो यूपीएससी वाला तैयारी रखेंगे एकदम। अभी यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी में हम लोग अपना बता रहे हैं कि जनवरी से हम लोग खूब सीरियस हो जाते हैं, जैन से हम लोग इस लेवल पे चले जाते हैं कि डेली 10 घंटा 12 घंटा देते हैं प्री पे। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि 6 महीने का वो टाइम ले रहा है, 6 महीने का टाइम ले रहा है पेपर सेट करने में, तो उसी लेवल का पेपर देगा। उसी तरह अब आपके पास भी 8-9 महीने का टाइम, लगभग 9 महीने का टाइम यदि ले रहा है, तो पेपर का तैयारी करने का तरीका जो होगा वो ज़बरदस्त होगा उसका। अब आपको क्या करना है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब दिसंबर से तो करंट अफेयर मंथली पढ़ना है। अब आप ये सोचेंगे कि हम ईयरली मैगजीन पढ़ लेंगे, हो जाएगा, भुला जाइए। अब आपको दिसंबर से मंथली पढ़ना है, ये सोच लीजिए। एक मंथली मैगजीन कोई प्रीफर करिए, और जैसे कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसके बाद जरूर एक रेफरेंस बुक से उसको देखिए कि टीचर सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। और कोई डाउट हो, क्वेश्चन को एक पेज में लिख के लाइए, और लास्ट में टीचर से 10 मिनट खूब पूछिए, बढ़िया से परेशान करिए कि सर ये सही है, ये गलत है, ऐसे दिया हो, क्या सही दिया है, नहीं दिया है। खूब अच्छे से डिक्टेट करिए टीचर के साथ। उससे क्या होगा कि आपका कंटेंट और बेहतर होगा, और आप और अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाइएगा। और ऐसा एकदम ये कंटिन्यू रखिएगा, तब होगा। क्योंकि सितंबर में 30 सितंबर को पेपर ले रहा है, कह रहा है 10 से 12 जनवरी के अंदर मेंस ले लेंगे। अब इसका मतलब ये है कि 3 महीना आपको दे रहा है मेंस के लिए, और 3 महीना में मेंस नहीं होता है तैयारी, एक बात लिख के रख लीजिए। यदि आप इस मुगालते में जीते हैं कि 3 महीना में मेंस निकाल लेंगे और चले जाएंगे, बस सब बकलोल बनाने वाला काम है। आपको पहले से खूब रगड़ के, मतलब हर महीना हम आपको बताते हैं, 3 महीना में यूपीएससी के प्री के बाद मेंस देने के लिए 3 महीना में पूरा टेस्ट सीरीज पूरा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज मतलब पूरा आँख फूला रहता है बच्चों का, तब भी टेस्ट सीरीज पूरा नहीं होता। आप तो कैसे मेंस लिख लीजिएगा, और एकदम उसी पैटर्न पे जा रहा है। हमको अभी डाउट है, हम आपको बता रहे हैं कि कहीं मेंस के स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, जिस हिसाब से टाइम ले रहा है। हम अपना बता रहे हैं, अभी तक तो कुछ आया नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन हो सकता है एक हफ्ता, हो सकता है यूपी की तरह कर दे, पेपर बढ़ा दे, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी आपके हाथ में क्या है कि जो पूछता है, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इस सब को मजबूत कर लीजिए। पेपर 3 पेपर 4 बढ़ाने का कोशिश भी करता है मेंस में, तो आपको उस वक्त दिक्कत ना हो। उस वक्त क्या 1 महीना के अंदर बता ही देगा, तो इतना टाइम लेने का मतलब यही हो सकता है। और क्या होगा, क्योंकि जैसे यूपीपीसीएस ने इतना टाइम लिया था, तुरंत पूरा स्ट्रक्चर यूपीएससी के बेस पे कर दिया था। ऑप्शनल वहाँ पहले यूपी में जानते थे कैसे पेपर होता था, पहले आप लोग यूपी के पेपर को देखिएगा तो जाके निकाल के चले जाइएगा, एसडीएम बन जाइएगा यूपी में। पहले का पेपर देखिएगा तो यूपी में 2 पेपर होता था, प्री और मेंस, और दोनों ऑब्जेक्टिव होता है। 2014 के पहले हम देखे, 2014 के पहले हमारे एक रिलेटिव सिलेक्टेड हैं, तो कभी कभी बनते हैं तो हमको दया आता है उन पर कि वेस्ट बंगाल को तो और आसान है। वेस्ट बंगाल में मेरे साथ सुमित कुंडू एक मेरा दोस्त है वेस्ट बंगाल में, तो वो क्या करता था, तैयारी पीरियड में निकाल दिया। होता जानते हैं क्या कि वहाँ लैंग्वेज का प्रेफरेंस होता है और बंगाली पढ़ने वाले लोग कम होते हैं,
तू बता रहा था कि भाई इंटरव्यू में हम लोग 70 लोग पहुंचे थे, सीट था 77, 70 लोगों में जितने जितने को बंगाली आता था उसको सिलेक्ट हो गया था, वो लोग सिलेक्ट हो गए थे। सुमित कुंडू करके अभी हुगली में पोस्टेड है। तो वो मतलब बंगाल का तो बहुत आसान है, उड़ीसा का बहुत आसान है, उड़ीसा में गुजरात का जीपीएससी बहुत आसान है, लेकिन बिहार अब सेंटर्ड हो गया है, सबका ध्यान बिहार पे पड़ गया है। क्योंकि बिहार एक तो लैंग्वेज का कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी जो जानता है वो दे सकता है नॉर्मली। उड़ीसा में, गुजरात में, बंगाल में क्या है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानना पड़ेगा। तो बिहार के लिए आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा बात, इस मुगालते में मत जुइएगा। यदि मेरा मानिएगा सजेशन तो यूपी पीसीएस भी जरूर दीजिएगा, हो या ना हो एग्जाम को जरूर अटेम्प्ट करना है। उससे आपको लर्निंग मिलता है कि हम कैसे अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे। यूपी पीसीएस दीजिएगा तो यूपी पीसीएस ज़्यादा दे सकते हैं आप, झारखंड पीसीएस भी आने के चांसेस है, झारखंड को भी दीजिएगा। ये दूर है नज़दीक है मत देखिएगा, ये नहीं कर रहे निकालने के पर्पज से, तैयारी करिए बीपीएससी का, लेकिन दीजिए दोनों। क्यों? क्योंकि आपके स्टेट के आसपास है, आपको एक ओवरव्यू तो पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जब एग्जाम में बैठते हैं तो रियल वहीं आपका पता चलता है कि हम कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। गलती बता रहे हैं तो बोलिए, उसके पहले तो खूब हवाबाजी में जीते हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम में बैठने के बाद पहले भी इकोनॉमिक्स को लोग लगता था कि एकदम 4-5 तो क्वेश्चन आता है, इस बार 15 को पूछ दिया, दिमाग ठिकाने लग गया ना। इसीलिए कहते हैं किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करिए, सबका दिन आता है। ठीक है, अंडर एस्टिमेट मत करिए, एकदम तैयार रहिए। पिछले बैच में हम देखे थे बच्चे इतना इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे थे। अब देखिएगा, हो सकता है कि अगला बार क्या हो, मतलब हम बता रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड पीसीएस है, उसका जीएस 5 एक पेपर है होता है इकोनॉमिक्स का। उत्तराखंड पीसीएस के बैच हम पढ़ाए हैं, उसमें जीएस 5 पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर होता है। तो इस मुगालते में नहीं, आपका काम क्या है कि मैनेजमेंट जानना चाहिए। मैनेजमेंट जानने का मतलब होता है हर सब्जेक्ट को आप टच करके दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते हुए चलेंगे। अब जैसे हम कल नीति आयोग, परसों नीति आयोग बताए थे पिछले क्लास में। अब नीति आयोग में इकोनॉमिक्स का काम क्या है कि नीति आयोग किस तरह से इकोनॉमिक फेडरेशन पे ध्यान दे रहा है। तुरंत नीति आयोग पॉलिटी से रिलेटेड है, किस आर्टिकल पे आया, किस बिहाफ पे आया, क्यों लाया गया, डिसेंट्रलाइजेशन है या सेंट्रलाइजेशन है। एक ही टॉपिक चारों तरह से कनेक्टेड है। अब उसके ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को भी देखिएगा, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन, मतलब एक ही टॉपिक हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप जानते हैं सारा सब्जेक्ट कोई अलग अलग थोड़ी है। इकोनॉमिक्स पहले क्या था, इनिशियली इकोनॉमिक्स वाज द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सबको पता है। अब हो सकता है आगे चल के यही इकोनॉमिक्स से आप पीएचडी करेंगे तो 4-5 जगह बच जाता है, या जेएनयू से आप मास्टर्स करने जाइएगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अलग होता है, होम इकोनॉमिक्स अलग होता है ना, उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स अलग होता है, बढ़ते जाता है। और यूपीएससी या बीपीएससी कमीशन डिमांड ये करता है कि आप सबको थोड़ा थोड़ा जानिए, थोड़ा थोड़ा सबको जान लीजिए ऊपर से, ताकि आपको कोई समस्या आए तो दिक्कत ना हो। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे कोई बकलोल बना रहा है कि 5 आता है 6 आता है, ठीक है भाई, लेकिन आपका काम उसको है कि गो थ्रू एक बार जरूर हो जाइए सारे सब्जेक्ट से। कोई सब्जेक्ट हो जिससे नहीं आता हो, ऐसे लोग नहीं जानता था, अब ऐसे लिखने में इकोनॉमिक्स का काम है, ऐसे लिखने में पॉलिटी का काम है, ऐसे लिखने में सोशल इशू का काम है। तो जब आप करंट पढ़ेंगे तो सोशल इशू एक पॉइंट करके आएगा, समाज के मुद्दाएं, सामाजिक मुद्दाएं, ठीक है। किसी स्टैंडर्ड मैगजीन को पढ़ेंगे तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे कि यूपीएससी के लिए है, फालतू बात है। वो कोई कहेगा दूसरे को बता दीजिएगा, बात समझे ना, दूसरे को बकलोल बनाने के लिए बोल दीजिएगा ना, इसको क्या पढ़ोगे तुम, ताकि कंपटीशन कम हो। इसको तुम क्या पढ़ोगे तो यूपीएससी के लिए, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा सोशल इशू कहाँ काम कर जाएगा, ऐसे में। ऐसे लिखते वक्त आप सोशल इशू लिख दीजिए, सोशल इशू के अभी सामाजिक मुद्दाओं को लिखेगा तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे चालाकी करना, लोगों को कुछ और बताना, करना कुछ और है। कोई पूछे तो अभी वो कह दीजिएगा इकोनॉमिक्स काहे पढ़ रहे हो, क्या मतलब है इसको पढ़ने का, कंपटीशन तो कम होगा भाई। ऐसे हम लोग यही करते थे मुखर्जी नगर में, कोई हम लोगों से पूछता था तो उसको डरवा देते थे, अरे काहे ला पढ़ोगे तुम, यहाँ किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे बकलोल बना दो और तुम लोग अपना काम करते रहो, कंपटीशन तो कम होगा भाई। ये आज हम नया टॉपिक पढ़ाने के लिए आप लोगों को बोले थे, उस टॉपिक का नाम क्या है। और आज कोई बोला क्लास में कि अभी टाइम हो गया है, समझ लेना 1.5 से 2 घंटा लगातार क्लास चलेगा, पूरा इस टॉपिक को खत्म करेंगे मोटे तौर पे, ठीक है। नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है, राष्ट्रीय आय। बताओ गुरु, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं। अब चुपचाप कॉपी खोल के और ध्यान से शुरू हो जाइए, 2 घंटा 1.5 घंटा से तो ज़्यादा ही जाएगा, तय बात है पूरे टॉपिक में। बताइए क्या होता है नेशनल इनकम, कितने लोग जानते हैं नेशनल इनकम के बारे में। कल बोले थे पढ़ के आने के लिए, पढ़े वढ़े हैं आप लोग, बोलिए कोई लोग, अरे बोलिए क्लास में बोला करिए, समझ नहीं आया, बहुत अच्छा बात है, ये भी अच्छा रिप्लाई है। और कोई, अरे 2 शब्द तो है, राष्ट्रीय और आय।
राष्ट्र की आय से संबंधित होगा। आम भाषा में तो बता ही सकते थे इतना। भारत के अंदर जितना, भारत के अंदर का क्या मतलब है? हाँ, भारत के अंदर का मतलब क्या हुआ? चलिए इसको देखेंगे। अभी आपका भी आंसर सही होते हुए गलत है, गलत होते हुए सही है। आगे अभी सीख जाएंगे कैसे। और कोई बोल रहा था फाइनल? हाँ, हाँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विस आपका भी सही होते हुए गलत है, गलत होते हुए सही है। अभी देखेंगे कैसे। अभी आगे जैसे आप लोगों को हम 3-4 पॉइंट बताएंगे, आप सीख जाएंगे क्यों गलत हमने बताया, आपका क्यों सही बताया। अच्छा, राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? जीडीपी को कहते हैं, एनडीपी को कहते हैं, एनएनपी को कहते हैं, जीएनपी को कहते हैं, किसको कहते हैं राष्ट्रीय आय? अच्छा, जीडीपी, जीएनपी, और कोई तीसरा भी नाम बता दीजिए भाई। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल इनकम? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी, चारों दिया हुआ है। सब बोलो, कोई एक आंसर सही है, एनएनपी। पिछले क्लास में बताएंगे, ये पुराने क्लास वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कैसे क्या अभी सीखेंगे सारा अच्छे से। पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान ले कि क्यों राष्ट्रीय आय की सबसे पहले जरूरत आई, कब स्टार्ट हुआ, स्टोरी की तरह पहले सीख ले। आप एक व्यक्ति का नाम जानते होंगे, दादा भाई नौरोजी, जानते हैं? दादा भाई नौरोजी इतिहास में, आधुनिक भारत में क्रांतिकारियों में से एक थे जिनको सबसे ज्यादा देश को लेकर चिंता था। और सिर्फ वो वही व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्ति नहीं होता जो बहुत चालाक होता है, हर चीज पे नजर होता है। तो उन आंदोलनकारियों में से थे, इनका हर चीज पे नजर था। ये देखते थे कौन आंदोलन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, अंग्रेज हमको कैसे लूट रहे हैं। तो दादा भाई नौरोजी पढ़े लिखे भी बहुत तेज तराज व्यक्ति थे। तो इनको कहा ये गया कि भाई, दादा भाई नौरोजी को बड़ा खलता था ये बात कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, हम जनता तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आखिर जनता इस बात को क्यों नहीं समझ रही है कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं? उस वक्त भी जनता सरकारी नौकरी में काम कर, मतलब सरकारी नौकरी में जाती थी। बहुत जनता किसके इन्फ्लुएंस से थी? अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस से थी। कोई गोर दबा रहा है अंग्रेजों का, कोई काम कर रहा है उसके घर में। जनता को इस बात, मतलब जनता को इस बात से समझ ही नहीं आ रहा था, ये जाहिल लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमको लूटने के लिए हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भाई इसको जनता को हम समझाएं कैसे कि ये हमें लूट रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी इन्होंने दिया। इन्होंने कहा द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आपको याद होगा बुक लिखा है द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने लिखा। क्यों? इन्होंने कहा कि ये जाहिल लोग जो बता रहे हैं, ये लोग जनता को क्या करते थे, कहते ये थे हम रेल तुम्हारे लिए ला दिए, देखो देखो रेल ला दिए, तुमको आगे बढ़ा रहे हैं औद्योगिकरण में, तुमको नए नए दुनिया से जोड़ रहे हैं। अब दादा भाई नौरोजी समझ रहे थे तो हमारे जनता को, सीधा साधा जनता, भारत का जनता, वही जब कुछ नहीं समझ में आता है तो कहता है वही भगवान ऊपर वाले हैं ना, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। अरे ऊपर वाले क्या करेंगे? 2 हाथ तुमको दिए हैं, 2 पैर तुमको दिए, तुम समझो ना तुम्हारे साथ जाहिलियत हो रहा, तुमको लूटा जा रहा है अंग्रेज। दादा भाई नौरोजी इस बात को कैसे समझाएं, तो बहुत कोशिश किए, लगभग 6-7 साल तक रिसर्च किए। उसके बाद 1867 में एक डेटा तैयार करते हैं। उन्होंने कहा, उनके दिमाग में एक प्रोजेक्ट आता है, कहता है ऐसा करते हैं हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं। 1 साल का राष्ट्रीय आय ये 1967 का, फिर अगले साल 1968 में ये आएगा, तो जनता को ये तो पता चल जाएगा कि हमारा राष्ट्र का आय ये लूट के ले जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तब तो आम जनता समझ पाएगी कि राष्ट्रीय आय हम निकालेंगे तो आम जनता को पता चल जाएगा कि इस साल राष्ट्रीय आय कितना था, 10,000 करोड़, अगले साल 9,000 करोड़ हो गया, यानी 1,000 करोड़ किसने लूट लिया? अंग्रेजों ने। आम जनता को तुरंत समझ में आ जाएगा। तो आम जनता किसके पक्ष में आ जाएगी? क्रांतिकारियों के पक्ष में आ जाएगी, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगी एकदम खुल के। दादा भाई नौरोजी का ये प्रयास था, खूब कोशिश किया। अरे एक व्यक्ति सोचिए पूरे देश का राष्ट्रीय इनकम कलेक्ट कर पाएगा जी? 6-7 साल इस बंदे ने स्ट्रगल किया। लगभग 60-61 से स्टार्ट करते हैं, ये 67 तक जाते हैं, और तब ये एक राष्ट्रीय आय निकालते हैं अपने हिसाब से। अब जानते हैं नेशनल इनकम सबसे पहले कौन निकाला? दादा भाई नौरोजी ने। अब उसमें जानते हैं कोई काम करेगा तो कुछ विद्वान होते हैं चारों बगल, उसका काम है होता है उंगली करना। अब सारा विद्वान, कुछ जेलसी वाले लोग थे, ज्ञानी लोग, उनको दिक्कत होने लग गया, भाई एक अकेला आदमी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे कर लिया, अरे ठीक नहीं किया, कर भी लिया तो इतिहास में इसका नाम हो जाएगा, इसके पीछे उंगली करो। सब विद्वानवा उस वक्त खड़ा हो गया, अरे अरे मजाक है क्या, आप हमको पहले फॉर्मूला बताइए तो कैसे निकाले हैं। दादा भाई नौरोजी बेचारे शॉक्ड कि ये यार तो 6 साल हम रगड़ रगड़ के पोथी पतरा बिटोर के किसी तरह एक नेशनल इनकम का डेटा निकालें, हमारे देश का लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है। दादा भाई नौरोजी बेचारे थोड़ा मायूस हुए,
फिर इन्होंने बहुत प्रयास किया इधर उधर से डेटा बताने के लिए, फिर भी वो डेटा पूरा प्रूफ नहीं कर पाए। तो विद्वानों ने उस वक्त कहा कि ये फालतू डेटा है, गलत डेटा है, सही डेटा नहीं है, अपना नाम करने के लिए इन्होंने दे दिया है। लेकिन बाद में जब उन्होंने बहुत प्रयास करके एक डेटा दिया, उन्होंने कहा, दादा भाई नौरोजी भी दिमाग के तेज, उन्होंने भी खेल गए साइकोलॉजिकली। उन्होंने कहा कि हम कहाँ कह रहे हैं पूरे देश का राष्ट्रीय आय ये सिर्फ किसानों का राष्ट्रीय आय है, कृषि आधारित राष्ट्रीय आय है। जितने कृषि से इनकम होता है हमने उसका डेटा दिया है भाई आपको, हम पूरे देश का राष्ट्रीय आय नहीं बताते हैं। तो सबसे पहला राष्ट्रीय आय किसने निकाला? वो राष्ट्रीय आय किस पे आधारित था? कृषि आधारित। ठीक, कब निकाला था? 1867 में। ठीक है, सॉरी, हाँ 67 के आसपास, 6 वर्ष, 61 से इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था। खूब मेहनत किया बेचारे। आप समझ रहे हैं पूरे देश का एक व्यक्ति डेटा निकालता है, कितना टाइम लगेगा? 67 में। अभी बेचारे बहुत कोशिश किए, एग्रीकल्चरी कोशिश किए, मतलब अब साइंटिफिकली कोशिश की कि इसको प्रूफ कर दे कि ये सही है और गलत है, लेकिन कर नहीं पाए। तो इसको क्या बोल दिया विद्वानों ने कि भाई गलत है, राष्ट्रीय आय किसी किसान के लिए थोड़ी होता है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ? देश में जितने व्यक्ति जहां से इनकम हो रहा है उन सबको ऐड करेंगे। तो राष्ट्रीय आय लोगों ने कह दिया, विद्वानों ने कह दिया कि भाई ये बलंडर है, राष्ट्रीय आय नहीं है, ये कृषि आधारित राष्ट्रीय आय है। तो पहले ये जान लीजिए कि 1867 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय आय दिया? इसको लिख लेंगे, आता है, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के राष्ट्रीय आय के हिसाब से कौन सा किस तरह का राष्ट्रीय आय था? कृषि आधारित, ध्यान रखेंगे। चलिए देखिएगा, कूट में प्रश्न ऐसे दे देगा, राष्ट्रीय आय से संबंधित जैसे चार दे देगा, इन कूट को मिलाइए और दे देगा दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय घोषित किया था, ए। बी, दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय घोषित किया गया वो कृषि आधारित था, बी। सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा जो राष्ट्रीय आय घोषित किया गया था उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया, ध्यान रखेंगे। इन्होंने बताया प्रति व्यक्ति आय कितना? 20 रुपया। ये क्वेश्चन आता है 20 रुपया वाला, याद रखेंगे। 20 रुपया वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, पैसा पूछ देता है, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले राष्ट्रीय आय में किसने बताया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। लिखिए, इसके बाद पहले पूरा स्टोरी बताएंगे, तब नेशनल इनकम के बारे में डिटेल बताएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है। कोई डाउट है? क्या हो गया? आगे बैठना है, बैठ जाइए, क्या दिक्कत है? अच्छा, इंग्लिश में लिखना है क्या? फर्स्टली नेशनल इनकम इंट्रोड्यूस्ड बाई दादा भाई नौरोजी, है ना? फर्स्टली नेशनल इनकम इंट्रोड्यूस्ड बाई दादा भाई नौरोजी इन 1867, लिख लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर लिख लेंगे। एंड इन दिस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इज 20 रुपीज पर पर्सन, है ना? यानी दादा भाई नौरोजी ने अपने राष्ट्रीय आय में क्या बताया? प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपया। हो गया? ये तीनों चारों पॉइंट लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़ा जा। डन। पॉइंट दे के लिखा करिए, ऐसे एक ही में क्यों लिख देते हैं आप लोग? पॉइंट दे के लिखिए जब ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, ये प्री बेस्ड है सारा। हो गया? आगे बढ़ा जाए, ध्यान से सुनिए। अब हुआ क्या कि 1867 में जब इन्होंने नेशनल इनकम घोषित किया, अपने तरफ से जो डेटा दिया उसको इनको लगा कि अब कम से कम कृषि आधारित ही तो लोगों को दोबारा किया जाएगा। लेकिन अंग्रेज भी चालाक थे भाई, आपको पता है। उस वक्त बजट आ चुका था। बजट कब पेश हुआ है? बजट सबसे पहले कब पेश हुआ है? 1861 में जेम्स विल्सन के द्वारा। कब हुआ है? 61 में, 60-61 में ही पेश किया गया था। कहाँ दिमाग है आप लोगों का? लिखवा चुके हैं बजट भी, नहीं पढ़। अच्छा, जो पढ़ा है उसको बता रहे हैं, याद रखिएगा, फैक्ट्स गलत नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि सब्जेक्टिव पढ़ने के चक्कर में फैक्चुअल भूल जाए, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जब बजट आया तभी तो इन्होंने ये काम किया था। अब इनको लगा, दादा भाई नौरोजी को लगा कि इस डेटा को शायद हमारे इंडियंस लोग प्रिफर करेंगे और आगे चल के इसको कंटिन्यू करेंगे। अंग्रेज इससे भी तेज, उन्होंने ऐसा बलंडर किया कि दादा भाई नौरोजी के तो पॉलिटिकली वो इन्फ्लुएंस कर लिए, फंसा दिए इधर उधर, और बाकी और किसी लोगों को बिलीव ही नहीं करने दिया कि ये सही डेटा है। बेचारे मायूस हो गए दादा भाई नौरोजी ने।
द ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखे भी हैं वो कि भारतीय आंदोलनकारियों के पीछे भारत के लोगों का भी संपूर्ण समर्थन नहीं है, इसलिए वो बहुत परेशान थे। आप देखेंगे सबसे 1905 में जाके इन्होंने किस चीज़ की मांग की थी? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में संविधान सभा की स्वराज की मांग, स्वराज का मांग इन्होंने किया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि ये अंग्रेज हमारे यहाँ टिके रह गए तो ये ऐसा फूट डालेंगे हम लोगों में कि भारत का व्यक्ति ही भारत के व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए स्वराज का मतलब क्या है कि राज हमारा होगा और स्व यानी स्वयं हम लोग शासन करेंगे, ये अंग्रेज यहाँ नहीं रहेंगे, ये रहेंगे तो नौटंकी करेंगे, हम लोगों में ही लड़ाई कराते रहेंगे। जाकर इनकी दर्द अभी तक निकल रही थी। 1906 में भी इन्होंने क्या मांगा? पहले स्वराज की मांग की। दादा भाई नौरोजी को तो अंदर से बहुत कुंठित थे बेचारे कि हम इतना बड़ा काम किए, 6 साल 7 साल मेहनत किए, एक प्रोजेक्ट निकाले और इसको भी सफल नहीं होने दिया ये सब। लेकिन इस काम को, अधूरे काम को पूरे किए एक प्रोफेसर थे भारत के, डॉक्टर के.आर.बी. राव। 1931 में डॉक्टर के.आर.बी. राव बोले कि अब इसको कैसे काटोगे, हम इसको पूरा प्रोजेक्ट करके निकाले कि किस फॉर्मूला पहले निकाला उस इंसान ने कि किस फॉर्मूला पे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, फिर पूरा साइंटिफिक बताया कि हम इस डेटा को इस तरीके से निकालेंगे और तब ये राष्ट्रीय आय होगा। 1931 में पूरे वैज्ञानिक तौर तरीके से सबसे पहला राष्ट्रीय आय किसने घोषित किया? डॉक्टर के.आर.बी. राव ने। लिख लेंगे पहले इसको, डॉक्टर के.आर.बी. राव। डॉक्टर के.आर.बी. राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय, इंग्लिश में लिखवाएंगे, राष्ट्रीय आय की घोषणा किया। और उस वक्त कौन व्यक्ति एक्टिव थे पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा? 1931 में सबसे पहले वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय डॉक्टर एंड प्रोफेसर दोनों थे, ये डॉक्टर प्रोफेसर दोनों लिख लीजिएगा, डॉक्टर एंड प्रोफेसर के.आर.बी. राव। कहीं कहीं आर.के.बी. राव भी होता है, लेकिन इनका नाम पूरा के.आर.बी. राव है। के.आर.बी. राव। अरे नाम इतना बड़ा है कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लिख लीजिएगा, के.आर.बी. राव ने घोषित किया। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से 1931 में वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय को, हाँ दोनों थे, प्रोफेसर डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर हो सकते हैं, समझ गए? प्रोफेसर आप तभी बनते हैं जब खास पहले, अब तो यूजीसी ने कह दिया कि बिना डॉक्टरेट के भी प्रोफेसर बन जाइए, पहले जितने प्रोफेसर थे वो डॉक्टरेट ही थे, समझ गया ना? तो पहले वाले दोनों हुआ करते थे एक साथ, डॉक्टर और प्रोफेसर। ठीक, लिख लिए। इन्होंने बताया 4 चीज, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, कहा कि अब हम इस तरीके से पूरा बताएंगे। ये पूरी तैयारी में थे कि अब तुम लोग हम पे ऑब्जेक्शन करोगे, हम एक एक पन्ना तैयार कर लिए हैं, गलती करोगे बोलोगे कि ये गलत है तो हम बताएंगे अच्छे से। तो इन्होंने 4 चीज बताया। अच्छा, इन्होंने जो पहला 1931, अच्छा इंग्लिश में नहीं लिखवाए हैं, पहले लिख लीजिए। फर्स्टली, साइंटिफिक नेशनल इनकम पब्लिश्ड बाय प्रोफेसर के.आर.बी. राव इन 1931। ठीक हो गया? अच्छा सुनिए, पूछेगा ये कि राष्ट्रीय आय सबसे पहले किसने घोषित किया? तो वैज्ञानिक तौर पर राष्ट्रीय आय प्रोफेसर के.आर.बी. राव ने। 1931, 1867 दोनों याद है। अब देखिए, इन्होंने जो 1931 में अपना डेटा दिया, उसमें इन्होंने अपना डेटा कितना बताया? प्रति व्यक्ति आय प्रोफेसर के.आर.बी. राव साहब ने कितना बताया? 44 रुपया, 44 रुपया, ध्यान रखेंगे, 44 यानी 44 रुपीज, ध्यान रखेंगे, इसको भी लिख लीजिएगा, 44 रुपीज, है ना? इन्होंने क्या बताया? प्रति व्यक्ति आय 44 रुपीज, इसको भी लिख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछ देता है, ये 20 रुपये और 44 रुपये कई बार पूछा है, तो इसमें कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जो ज्यादा है वो प्रोफेसर के.आर.बी. राव, जो कम है वो कौन है? दादा भाई नौरोजी। हो गया सबका डन? अब आइए, अब इन्होंने क्या पूरा साइंटिफिक तौर पे प्रूफ करके बताया कि हमारा ये इंडेक्स निकालेंगे, ये डेटा निकालेंगे, उसके बाद इस तरीके से राष्ट्रीय आय होगा। अब इसको काटने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसके बाद तुरंत 1936 में राष्ट्रीय आय समिति की मांग उठाते हैं। जानते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। बातें को इग्नोर कर देता है सब, अपने आदमी अपने
इग्नोर कर देता है। तो 1939 में जाके जबरदस्ती राष्ट्रीय आय समिति बनता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति कब बना? 1939 में, ये भी लिख लीजिए। सबसे पहला ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी द्वारा टीचर में अभी हाल फिलहाल। सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति की मांग, 2 क्वेश्चन यहीं से बनेगा। राष्ट्रीय आय समिति की मांग 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने किया, और गठन भी 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई। हाँ, 1939, 49 नहीं, 49 में जो बनेगा उसके पीसी महालनोबिस होंगे, वो बाद में लिखवाएंगे, अभी जो लिखवा रहे हैं उसको लिख। जवाहरलाल नेहरू ने किया और इसकी अध्यक्षता भी उन्हीं की थी। जवाहरलाल नेहरू ही इसके अध्यक्ष भी थे 1939 में। क्वेश्चन यहाँ से 2 आता है, ध्यान से लिखिएगा एक एक लाइन जो बता रहे हैं। हो गया? अब सुनो, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यदि स्वतंत्र भारत लिख देगा तो क्या हो जाएगा? पीसी महालनोबिस हो जाएगा। और सिर्फ भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गलती नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र भारत में 1949 में जो बना राष्ट्रीय आय समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, जो जवाहरलाल नेहरू ने उनको जिम्मेदारी दिया था। लेकिन जो सबसे पहले मांग किया गया था राष्ट्रीय आय समिति की स्वतंत्रता के पहले, वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 1939 में, और उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया था। हालांकि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है, हुआ था तो, और पूछ दिया था इस बार टीचर वाले एग्जाम में। इंग्लिश वाले लोग पहले लिख लेंगे 2 लाइन। फर्स्टली, डिमांडेड बाय जवाहरलाल नेहरू अबाउट नेशनल इनकम कमीशन। हो गया? दोनों फैक्ट्स हो गए। अब पहले सीख लेते हैं, फिर 1949 वाले पे चलेंगे। पहले जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी सीख लेंगे, फिर पीसी महालनोबिस को कैसे ये जिम्मेदारी दी जाती है, कैसे जवाहरलाल नेहरू और पीसी महालनोबिस के बीच में एक बात होता है, उसके बाद ये जिम्मेदारी पीसी महालनोबिस को दी जाती है। आइए, नेशनल इनकम में क्या होता है? लगभग जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स था सब हो गया, डन। हिस्टोरिकल फैक्ट्स सारा हो गया, कोई डाउट? हाँ बोलिए। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम है। आगे जाइएगा इसी रोड से सीधे तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस एक ऑफिस भी है। ठीक, चलिए आइए हम पहले इसके बारे में जान लेंगे कि होता क्या है, उसके बाद डिटेल जानेंगे कि कैसे 1947 के बाद इसको एग्जीक्यूट किया गया और अभी तक क्या क्या चल रहा है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, पहले इसके बारे में जान लेंगे। 4 वर्ड होता है, कौन कौन सा? जीडीपी, ये हो जाएगा जीएनपी, ये हो जाएगा एनडीपी, ये हो जाएगा एनएनपी। ठीक, ये चारों शब्द को से रूबरू हैं या नहीं? आप रूबरू हैं आप लोग चारों से? फुल फॉर्म बताइए। ग्रॉस डोमेस्टिक, हिंदी में लिखना पड़ेगा जी। नहीं, आप लोग बाद में कह दीजिएगा सर हिंदी नहीं लिखे थे। ग्रॉस नेशनल, अभी कोई नहीं लिखेगा, चुपचाप पहले एक एक को सीखेगा उसके बाद लिखेगा। नेशनल प्रोडक्ट। इन चारों में अंतर आप लोगों को पता है? हाँ, अंतर कितने लोग जानते हैं? हिंदी भी लिख देंगे। अच्छा, आप लोग ये न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स में ये बात देखते हैं कि नहीं? कोई बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये बताता है कि भारत का जीडीपी इस साल इतना % ही रहेगा, ये सब देखते हैं कि नहीं? फिक्की ने कहा कि भारत का जीडीपी दर 6.7% रहेगा इस साल। ध्यान देते हैं आप लोग? वो जो फिक्की होता है, मतलब फिक्की है या बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके डेटा को याद कर लीजिए, वही उठा के पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, वो जो बताता है उसके डेटा को हमेशा वो बदलता रहता है, कन्फ्लिक्ट होते रहता है ना? तो उसको ध्यान से क्या करना है, जब कहीं मिले तो एक पॉइंट्स मतलब पॉइंट बना के कॉपी पे जीडीपी वाले सेक्शन पे ऊपर लिख लेना है कि इस साल ये बताया था। हर 6 महीने पे उसका डेटा बदल जाता है। वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता है और वही पूछ लेता है एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, अवेयर रहना है ना? बता रहे हैं। खैर आइए, तो करंट से बता रहे थे।
जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, आप डोमेस्टिक क्या नाम है इसका? सकल घरेलू उत्पाद, यही ना? आप लोग कुत्ता को जानते हैं? डॉग, कुत्ता नहीं, डॉग, कुत्ता बोलेंगे दिक्कत हो जाएगा। कुत्ता को आप लोग जानते हैं? रोड पे कुत्ता घूमता रहता है तो उसको कुत्ता कहते हैं आप लोग। वही कुत्ता घर में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? घरेलू कुत्ता कहते हैं। एक्चुअली द वर्ड इज रिलेटेड विथ दैट थिंग। होता क्या है, घरेलू का मतलब क्या हो जाता है कि ये भारत है, ठीक? इस भारत के अंदर इस विश्व के कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी काम कर रही होगी तो वो घरेलू कंपनी हो जाएगी। भारत के लिए कैसी कंपनी हो जाएगी? कुत्ता रोड पे चल रहा है, वो जर्मन हाइब्रिड हो या नॉर्मल हो, वो रोड का कुत्ता है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के क्षेत्र में आता है, क्या हो जाता है? डोमेस्टिक कुत्ता। तो वैसे ही विदेश के कोई भी व्यक्ति हो या कंपनी हो, यदि वो भारत में आ जाता है, वो क्या हो जाएगा? घरेलू व्यक्ति। बात समझ गए ना? घरेलू, चाहे जर्मन हाइब्रिड कुत्ता है, रोड पे घूम रहा है, लेकिन वो आके यदि इंडिया में मतलब घर में आ गया तो उसको डोमेस्टिक, घरेलू कुत्ता बोलते हैं। वैसे ही इसमें क्या होता है, ध्यान रखेंगे। डोमेस्टिक का मतलब होता है कि देश के क्षेत्र के अंदर कोई भी वस्तु या सेवाओं का, फाइनल वस्तु एवं सेवाओं का जो कुल उत्पादन होता है एक साल के अंदर, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जीडीपी कहते हैं। अब उसमें ये बात डोमेस्टिक आते ही भूल जाइए कि वो व्यक्ति देशी है या विदेशी है। आपको किस बात का ध्यान रखना है कि बस इस दायरे में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? घर के अंदर होना चाहिए। बात समझ गए? यानी भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर होने वाले एक साल में फाइनल वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन का जो मूल्य होता है एक साल का, उसी को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। बात समझे या नहीं समझे? और समझाएं अच्छे से, ध्यान दीजिए। आपका घर है, मान लीजिए, अभी देश को छोड़िए, एक घर है आपका, आपके घर में आप ध्यान दीजिएगा, एक घर में सारा लोगों का इनकम और सारा लोगों का खर्च ऐड होता है। तो उसी घर का, और वो एक कुत्ता जो है जर्मन हाइब्रिड है, बाहर से दूसरे देश का है, लेकिन वो कहाँ है? आपके घर में है। तो उस कुत्ते के ऊपर भी जो खर्च होता है वो आप जीडीपी में ऐड करते हैं कि नहीं जी? ऐड करेंगे, वो हो जाएगा जीडीपी, चाहे वो बाहर का है। बात समझ गए ना? वो क्या हो जाएगा? जीडीपी। कुत्ता है, जर्मन हाइब्रिड है, बाहर का है, लेकिन जब यदि आपके घर के क्षेत्र के अंदर है तो उसका सारा खर्चा कहाँ ऐड होता है? आपके मेन जीडीपी में होता है, डोमेस्टिक खर्च में होता है, एक महीने के खर्च में होता है। उसी तरह देश के अंदर होता है, चाहे फ्रांस का व्यक्ति हो, जापान का आदमी हो या अमेरिका का आदमी हो, यदि वो आके भारत में रोजगार कर रहा है तो उस रोजगार से होने वाले फाइनल वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन का जो मूल्य है वो कहाँ ऐड होगा? भारत के जीडीपी में ऐड होगा। इट इज ओके? आप लोग समझे या नहीं समझे? अभी समझ गए ना? तो लिख लीजिए और ऐसे ही एग्जाम्पल देके लिख लीजिएगा। पहले जीडीपी में कोई कन्फ्लिक्ट था या पहले भी समझते थे? हम कुत्ता किसी को डायरेक्ट करके नहीं कह रहे थे, हम समझाने के लिए बोले हैं। घरेलू कुत्ता कुत्ता बोला जाता है ना, तो हम एकदम आसान से समझाने के लिए बोले कुछ नहीं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं किसी को। चलिए, एक वर्ष के अंदर, हिंदी वाले लिख लेंगे, एक वर्ष के अंदर किसी निश्चित क्षेत्र में हुए वस्तु एवं सेवाओं का, वस्तु एवं सेवाओं का अच्छा, वस्तु एवं सेवाओं का मतलब समझिएगा फाइनल गुड्स है ये। ब्रैकेट में लिखिए इसको पहले, फाइनल गुड्स, नहीं तो बाद में कहेगा सर लिखवाए नहीं थे। ब्रैकेट में लिख लीजिए फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का कुल उत्पादन, का कुल उत्पादन का कुल मूल्य, का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। हो गया? इंग्लिश वाले लोग लिख लिए क्या जी अपने से? लिख लिए हैं या लिखवाऊं? लिखवाएं? लिखवाते हैं। क्या पहले एक और एग्जांपल समझ लिए, इसको समझ गया ना अच्छे से? किसी को डाउट? अब मैं ये पूछूं, ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल आसान बताता हूं। मैं और मेरा बुआ का लड़का, मैं भारत में कमा रहा हूं और मेरा बुआ का लड़का अमेरिका में कमा रहा है। तो बताइए,
मेरे बुआ का लड़का का कमाया हुआ पैसा अमेरिका में ऐड होगा या भारत के जीडीपी में ऐड होगा? अमेरिका के जीडीपी में ऐड होगा या भारत के जीडीपी में ऐड होगा? अमेरिका के जीडीपी में। इट इज ओके। क्यों? क्योंकि कहां जाके कमा रहा है वो? अमेरिका के क्षेत्र के अंदर कमा रहा है। और कोई अमेरिकन व्यक्ति आके भारत में कमा रहा होगा तो वो अमेरिका के जीडीपी में ऐड होगा या भारत के जीडीपी में ऐड होगा? ओके, ये आसान भाषा में समझाना था। इसके 2-3 एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस हैं, वो भी लिखवाएंगे। पहले ये बताइए, अब मैं आपसे पूछूं, नॉर्मली दिमाग से बताइएगा कि क्या जीडीपी बढ़ने से देश का ज्यादा विकास होगा या पहले तो बताएं ही नहीं, एनएनपी बताते तब। जीडीपी से ज्यादा विकास होगा या कम होगा भारत का? जीडीपी कितनों बढ़ जाए तो भारत का विकास कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। सुनिए ध्यान से, जीडीपी से क्या होता है? मान लीजिए चाइना की कंपनी, अमेरिका की कंपनी आके आपके यहाँ काम कर रही है, तो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगी क्या? सरकार को आपके पैसा देगी क्या? वो कहाँ लेके पैसा भाग जाती है? अमेरिका, चाइना, जापान। जीडीपी से बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। मेन प्रभाव पड़ेगा एनएनपी से। आगे सीखेंगे हम लोग एनएनपी से कैसे प्रभाव पड़ेगा। तो राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं? जीडीपी को राष्ट्रीय आय कहते हैं? नहीं, अभी आपको सिखाएंगे क्यों राष्ट्रीय आय नहीं कहते हैं। लेकिन अभी कुछ लोगों ने बताया कि राष्ट्रीय आय जीडीपी को कहते हैं। ये भ्रम से दिमाग से निकाल दीजिएगा। जीडीपी एक डेटा है जो आपको दिखाया जाता है। सरकार क्या बताती है? जीडीपी बताती है। जिस दिन एनएनपी बताने लग जाना तो सरकार को पता चल जाएगा, लोग समझ जाएंगे। इसीलिए सरकार हमेशा जीडीपी बताती है। सरकार बस डेटा दिखा देती है कि इतना बड़ा डेटा है, आप इतना बजट हमने इतना करोड़ का पेश किया, लेकिन सरकार ये नहीं बताती कि इस साल के बजट में कितना पैसा दूसरे कंपनियों से हमने लिया है और हमारे बजट का जो स्केल है इसमें आप बताइए भारत में कितनी भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं खूब तेजी से। सैमसंग को देखिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी कहाँ की है? साउथ कोरिया की है। अब जितना बड़े बड़े कंपनियों को देखिए, रियलमी का है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। एप्पल, पहला बार ऐसा हुआ है, बहुत अच्छा लगा हमें ये सोच के देख के कि टाटा को जानते हैं आप लोग? टाटा ने एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में खोल रहा है। एप्पल जो फ़ोन है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टाटा खोल रहा है। टाटा समूह ने इसका अपना वो ले लिया, उनसे मतलब मर्ज कर लिया है और लेके उनसे ठेका लेकर, ये करंट का न्यूज़ है। गुजरात में पहला बार 250 करोड़ रुपए का सिर्फ जमीन लिया है, 250 करोड़ रुपए का, वहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है। तो टाटा है, ये अच्छा दिमाग है। टाटा को इसीलिए लोग क्यों कहते हैं कि टाटा जो है वो सही में भारतीय कंपनी है। अब टाटा दिमाग लगाया। यदि हम एप्पल, बेशक एप्पल है, लेकिन एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम यहाँ लाए हैं तो हम अपने हिसाब से लोगों को काम देंगे जी। हम उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को तो जान जाएंगे किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से नहीं बन रहा है। एप्पल हो सकता है जिस दिन ऐठेगा हम इसको भगा देंगे, नया कंपनी अपना खोल लेंगे एप्पल के तर्ज पे। टाटा ने दिमाग लगाया है। पहला बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी कंपनी एप्पल जो है वो विश्व में किसी कंपनी को अपना ठेका नहीं देती है। टाटा ने पता नहीं कैसे मनाया है, बहुत बड़ा बात है, सही बात है। कैसे मनाया है, अभी करंट का क्वेश्चन है। 250 करोड़ रुपये का तो सिर्फ गुजरात में जमीन ले रहा है टाटा उस प्रोजेक्ट को बैठाने के लिए। तो एप्पल कैसे इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दे दी। अब एप्पल आकर एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाती, जैसे सैमसंग लगा रही, तो फायदा होता? नहीं होता। मुनाफा जो कमाती कहाँ लेके चली जाती? अमेरिका लेके चली जाती। लेकिन टाटा भी ये तो समझ रहा है कि भाई इन्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका मुनाफा कहाँ लगाएगा? भारत में इन्वेस्ट करेगा। तो उससे किसको फायदा होगा? भारत के एनएनपी को फायदा होगा। और पहले आता तो भारत के जीडीपी में बस दिखता इतना करोड़ आ रहा है, और आने के बाद वो कहाँ गया ये थोड़ी पता चलता, नहीं ना पता चलता। अभी देखेंगे कैसे आता जो पैसा है वो निकल कैसे जाता है, कैसे लोग बड़ी बड़ी कंपनियां लेके चल जाती हैं। वहाँ हम जीएनपी और एनएनपी में सीखेंगे। खैर अभी हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे, जब आगे बढ़ेंगे एक एक डेटा को तो आपको और विजन क्लियर होते जाएगा होता क्या है। जीडीपी इंग्लिश वाले लिख लेंगे। इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फाइनेंशियल ईयर, इन अ फिक्स टेरिटोरी, इन अ फिक्स टेरिटरी, in a fixed territory produced final goods and services, final goods and services are the value of monetary is called GDP, gross domestic product। ध्यान देंगे कहीं कहीं मॉनेटरी वैल्यू नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपको याद रखना होगा, सीधे ये लिख देता है एक साल में। सुनिए किताबों का भाषा क्या होता है। एक साल में हुए वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन जो होता उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो लोग इस मतलब आप भी पढ़िएगा नॉर्मली तो आपको ये लगेगा ये भाई जीडीपी वस्तु एवं सेवाओं का क्या है? भाई वो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन नहीं होता, उसके वैल्यू का होता है। मौद्रिक मूल्य उसका क्या है, उसका जो डेटा होता है उसको कहते हैं जीडीपी। बात समझ गए? किताबों में सीधे ये लिख दिया गया है एक साल में हुए वस्तु एवं सेवाओं के कुल उत्पादन को हम जीडीपी कहते हैं। अरे भाई
वस्तु एवं सेवाओं का जीडीपी थोड़ी होता है। उस जो एक साल में कुल उत्पादन हुआ है वस्तु एवं सेवाओं को, उसको क्या, उसके जो मौद्रिक मूल्य है, मौद्रिक मूल्य जैसे रुपया में जो उसका वैल्यू है उसको क्या कहते हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। लेकिन किताबों में मौद्रिक मूल्य नहीं लिखता है, बस सीधे लिख देता है एक साल में वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन जीडीपी कहलाता है। तो आप समझ जाएंगे कि कुल उत्पादन का मतलब है कि वो वस्तु और सेवा नहीं, उसका जो पैसों में इज्जत होगा उसको क्या कहेंगे, मौद्रिक मूल्य। बात समझ गए ना? ठीक। और एग्जाम्पल नहीं ना देना पड़ेगा। देखिए अब मान लीजिए इस रूम का जीडीपी पूछा जाए एक साल के अंदर, तो इस बेंच का मूल्य, मेरे पढ़ाने का जो खर्चा है उसका मूल्य, इस टेबल का मूल्य, इस बोर्ड का मूल्य, इस कंप्यूटर का मूल्य, इस सब का मूल्य ऐड करके क्या हो जाएगा एक साल का जीडीपी। बात समझ गए ना? ये चाहे चाइनीज है, ऐसे थोड़े कि इस क्षेत्र के अंदर है तो हम इसको किस चीज में ऐड करेंगे, चाइना है तो हम नहीं ऐड करेंगे भारत के जीडीपी में, इसको भी ऐड करेंगे, भारतीय हो या चाइनीज हो उसको भी जीडीपी में ऐड करेंगे। बात समझ गए? ओके, चलिए अगला पॉइंट क्या है, जीएनपी। अच्छा नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी लिखवाना है। आइए, एक्सेप्शंस में क्या होता है, 2-3 पॉइंट्स एक्सेप्शंस होता है, ध्यान रखेंगे। आप लोग न्यूज़पेपर में एक बात देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में, क्या चीज, कि भारत का मछुआरा पकड़ा गया पाकिस्तान के क्षेत्र में। देखते हैं आप लोग, क्यों पकड़ लिया जाता है? ऑस्ट्रेलिया का मछुआरा पकड़ लिया गया भारत के क्षेत्र में, क्यों पकड़ लिया जाता है? जीडीपी से मामला जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है, आप कभी गौर से पढ़ते नहीं है उसको ध्यान से। दूसरा, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद, जैसे ये भारत है, ध्यान रखेंगे, हमने कहा भारत का क्षेत्र, उसके बाद दूसरा बताएंगे। भारत का क्षेत्र है तो हम कह रहे हैं कि भाई यही ना भारत का क्षेत्र है जी, लेकिन इसके बाद मान लीजिए कि ये समुद्र वाला क्षेत्र है ना, तो समुद्र वाला क्षेत्र में भारत मछली उत्पादन होता है, तो ये किसका हिस्सा हुआ? ये भारत का क्षेत्र माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? कितना? 200 ज्यादा हो गया, 200 कम होता है, 14 नॉटिकल माइल तक, 212 से 14 होता है, पैक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ध्यान रखेंगे, ये जो क्षेत्र है, यहाँ से अब देशों ने कहा कि भाई ऐसा थोड़ी है कि हम मछली से उत्पादन ठीक ठाक होता है, हल्का फुल्का मत कीजिएगा। जो समुद्री मछलियां हैं इतना महंगा बिकती हैं, और सिर्फ समुद्री मछलियां नहीं, इनसे ऑयल निकाल कर बेचा जाता है। जो आप ऑयल देखते हैं, आपके यहाँ मस्टर्ड ऑयल जो बाजार में आता है, इसमें ऑयल नहीं होता है सिर्फ, आपको नहीं पता है, इसमें पाम ऑयल होता है, इसमें मछलियों का ऑयल होता है, मिला के मिक्स करके आपको निकाला जाता है। ये मत समझिए कि सरसों का तेल होता है, इस बहम में मत जिएगा आप लोग। यदि मुगालते में जी रहे हैं तो बकलोल हैं आप लोग, ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे तेल, उसका आपको हम बता रहे हैं कैसे चेक करना है। फ्रीजर घर में होगा ना, मार्केट से तेलवा खरीद के लाइएगा, फ्रीजरवा में रख दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो रियल में तेल होगा ऊपर हो जाएगा, बाकी जो फालतू तेल होगा नीचे हो जाएगा। आप देख के समझ जाइए कि कितना डुप्लीकेट है। इसीलिए कहा जाता है सरसों का तेल जो घर का होता है ना, उसके जैसा कोई तेल नहीं होता है, ये सब मिला के रखता है। ये जो आपको तेल, तो ये मछलियों का उत्पादन किया जाता है, मछलियों से तेल निकाला जाता है, उसमें भी मिलाया जाता है, तो बहुत फायदा होता है इस मछलियों से। बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको पता नहीं है। मछली का बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। तो ऐसा होने लगा कन्फ्लिक्ट कि भाई जो जाएगा मछुआरा वही मार के लेके आएगा। वो तो सुबह से भारत सरकार क्या करती है, अपने 500 मछुआरों को बहाल करके भेज देती, जाओ मार के लाओ जितना मछली आ जाए। तब पूरा पैक्ट बैठा इंटरनेशनल, और वहाँ पे इंटरनेशनल ओशियन सम्मेलन में इसको तय किया गया कि एक देश के तटीय क्षेत्र से, कौन से क्षेत्र से भाई, तटीय क्षेत्र से, कोस्टेड एरिया से कितना, लगभग 12 से 14 नॉटिकल माइल, 12 से 14 नॉटिकल माइल तक उस क्षेत्र का क्या माना जाएगा, क्षेत्राधिकार माना जाएगा। वो 12 से 14 नॉटिकल माइल तक क्या होगा, क्षेत्राधिकार होगा। ठीक है, अरे वो ट्रांसफार्मर उड़ा होगा आसपास में, इतना नहीं, ऐसे चिड़िया थी, इतना मत सोचिए। 12 से 14 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र होगा, जैसे ये भारत का मान लीजिए कि कोस्टेड एरिया है, गुजरात है, और गुजरात से कितना 12 से 14 नॉटिकल माइल किस कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, भारत का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ का जो मछली उत्पादन होगा किस में ऐड होगा, भारत के जीडीपी में। इसके बाहर का जो मछली उत्पादन होगा वो भारत के जीडीपी में ऐड नहीं होगा। तो जैसे ही मछुआरा ये 12 से 14 नॉटिकल माइल वाला ये क्रॉस करता है, तो दूसरे देश का एरिया आ जाता है, वो तुरंत पकड़ लेता है, अरे तुम हमारे क्षेत्र में क्या कर रहे हो। बात समझ गए ना, इसीलिए मछुआरों को पकड़ लिया जाता है। अब कुछ ऐसे देश हैं जिनका 12 से 14 नॉटिकल माइल के अंदर सीमा सट जाता है, तो वो दोनों मिलके बात कर लेते हैं और आधा आधा बांट लेते हैं। बात समझ गए ना, तो ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये हमने बोला भारत के अंदर, लेकिन भारत के अंदर तो भारत का यही क्षेत्र है। भारत के तटीय क्षेत्र से 12 से 14 नॉटिकल माइल तक का एरिया भी किसका माना जाता है, भारत के जीडीपी का क्षेत्र माना जाता है। इसीलिए मछली उत्पादन आप 12 से 14 नॉटिकल माइल तक जो होता है वो किसके जीडीपी में ऐड होगा, भारत के जीडीपी में। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इस पॉइंट को। एक्सेप्शन में अपवाद लिखिए, 2 लाइन लिख लेंगे। अपवाद, भारत के तटीय क्षेत्र से 12 से 14 नॉटिकल माइल। अच्छा, नॉटिकल माइल जानते हैं कि नहीं आप लोग?
नॉटिकल माइल देखिए एक समुद्र में स्पेस नापने का तरीका होता है। बेसिकली 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल के बराबर। हाँ, 1 पॉइंट कुछ किलोमीटर होता है एक नॉटिकल माइल के बराबर। चलिए एक अपवाद लिखिएगा। भारत के तटीय क्षेत्र से 12 से 14 नॉटिकल माइल तक का 12 से 14 नॉटिकल माइल तक का समुद्री क्षेत्र भारत का क्षेत्र होता है। भारत का क्षेत्र होता है। भारत का क्षेत्र होता है। अतः यहाँ के सभी उत्पादनों को भारत के जीडीपी में ऐड किया जाता है। भारत के जीडीपी में ऐड किया जाता है। समझ तो गए हैं ना कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से, ये क्या कह रहा है? डन? कोई डाउट तो नहीं है ना? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, अब ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यदि आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना होगा तो ऐसे पूछ देगा, 4 कूट देगा, 4 ऑप्शन इकोनॉमिक्स के बारे में, और बोलेगा इनमें से कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। उसमें से ऐसे लिख देगा, भारत के गुजरात से 6 किलोमीटर दूर या 6 नॉटिकल माइल दूर मछली उत्पादन किया हुआ मछुआरे का मछली उत्पादन भारत के जीडीपी में ऐड होगा या नहीं होगा। ए। बी कुछ और जीडीपी के बारे में बता देगा, सी कुछ और के बारे में देगा। तो ध्यान रखिएगा 14 नॉटिकल माइल तक के सारा डेटा को कहाँ ऐड करना है, भारत के जीडीपी का हिस्सा होगा। वो आपको क्वेश्चन यदि टफ करेगा तो 4 कूट दे देगा। हम आपको सीधे बता रहे हैं कि यदि क्वेश्चन का लेवल टफ करेगा तो कैसे देगा। यूपीएससी ऐसा देता है, पूछ देता है 12 नॉटिकल माइल गुजरात के किसी तटीय कोंकण तट से 12 नॉटिकल माइल तक उत्पादित किए हुए मछली उत्पादन का योग भारत के जीडीपी में होगा या नहीं होगा। है तो सही है और नहीं है तो क्या हो जाएगा, गलत है। ध्यान रखिएगा ऐसे ऑप्शन में दे देगा तो तुरंत देख के पटाख दे गलती नहीं मार लेना, या समझ में नहीं आ रहा है नहीं, ध्यान से उस क्वेश्चन को समझेंगे और तब कूट में आगे बढ़ेंगे, है ना। 4 कूट देगा, ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, सी सही है, ऐसे देगा। टफ क्वेश्चन करेगा तब, जैसे इस बार 3 को क्वेश्चन दे दिया था इकोनॉमिक्स का। 3 क्वेश्चन इस लेवल पे था कि पूरा यूपीएससी ओरिएंटेड था, जबरदस्त यूपीएससी ओरिएंटेड था। तो उस तरह हो सकता है भविष्य में दे आपको, तो आप तैयार रहेंगे। ये नहीं देख के कि टफ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और चुपचाप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक हो गया भारत के तटीय क्षेत्र से 12 से 14 नॉटिकल माइल तक। दूसरा जानते हैं, ये इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछने का चांस है। दूसरा, आप लोग एम्बेसी के बारे में जानते हैं कि नहीं, राजदूत जानते हैं? इसमें बताइएगा कि भारत का एम्बेसी अमेरिका में है। भारत का जानते हैं, जब एम्बेसी खरीदा जाता है या एम्बेसी लिया जाता है ना, भारत जब अपना एम्बेसी यानी दूतावास तो सब लोग जानते होंगे, सब लोग जानते हैं ना, आईएफएस जो होता है, यूपीएससी से ही आईएफएस लोग बनते हैं। तो जो दूतावास होता है ना भारत का, भारत अपना दूतावास अमेरिका में जब खोलेगा तो भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रीटी होती है। उसमें वो कहता है कि ये जो क्षेत्र हो गया अमेरिका में जहां हमने दूतावास खोला है, ये आज से किसका क्षेत्र हो गया, भारत का हो गया, आपका क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र किसका हो गया, भारत का हो गया। तो जब हम दूतावास खरीद रहे होते हैं या ले रहे होते हैं दूसरे देश से, तो वो दूतावास का क्षेत्र किसका माना जाता है, भारत का। तो हमने आपको बताया कि भारत के क्षेत्र के अंदर तो लीगली वो भी क्षेत्र किसका हो जाता है, भारत का हो जाता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह अमेरिका हमारे भारत में जाके देखिएगा, कनॉट पैलेस के आसपास अमेरिका का दूतावास है, फ्रांस का दूतावास है। तो जितना दूर दूतावास है ना, उस दूतावास के अंदर हुए सभी वस्तुओं के खर्च एवं सेवा का उत्पादन जो है वो भारत के जीडीपी में ऐड नहीं होता है। किसके जीडीपी में ऐड होता है, उस देश के जीडीपी में ऐड होता है जिस देश का दूतावास है। उसी तरह भारत का जो दूतावास अमेरिका में है, उस दूतावास के अंदर जितना भी लेन देन और खर्चा हो रहा होगा वो सब कहाँ के जीडीपी में ऐड होगा, इंडिया के जीडीपी में। अमेरिका में नहीं, भारत का दूतावास फ्रांस में है, अमेरिका में है, जापान में है, जर्मनी में, इन सब दूतावासों का खर्च कहाँ ऐड होता है, हमारे भारत के जीडीपी में। तो बात समझ गए ना। भारत के क्षेत्र अपवाद में भारत का दूतावास का क्षेत्र भी आता है, लिख लीजिए इसको। ऑल एम्बेसी ऑफ इंडिया इज इन इंडियन टेरिटोरियल। इंग्लिश वाले लोग लिख लेंगे, फिर हिंदी वाले लोग लिखेंगे, ऑल एम्बेसी ऑफ इंडिया इज इन इंडियन टेरिटोरियल, वो सब भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो जैसे ही भारतीय क्षेत्राधिकार का हिस्सा हो जाएगा तो जीडीपी अपने आप भारत में ऐड होगा।
हिंदी में लिखवा रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, कहाँ हैं आप लोग, एकदम व्याग्र हो गए हैं। लिखिए, हिंदी में लिखिए। भारत के सभी दूतावास, भारत के सभी दूतावास, भारत के सभी दूतावास जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो, उसे भारत का क्षेत्राधिकार माना जाता है, उसे भारत का क्षेत्राधिकार माना जाता है। समझ में सबको आ रहा है ना जी? बाउंस नहीं ना कर रहा है? ठीक। भारत का क्षेत्राधिकार माना जाता है। टेरिटोरी, क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया कि भारत का ही जमीन है, वो भारत का ही क्षेत्र है। क्षेत्राधिकार का मतलब हो गया, तब वहां का जीडीपी कहाँ ऐड होगा, वहां का खर्चा कहाँ ऐड होगा, भारत के जीडीपी में। सारा लोग समझ गया? अब सुनिए, क्वेश्चन ऐसे देता है ऑप्शन में, अमेरिका का भारतीय दूतावास का खर्च भारत के जीडीपी में ऐड होगा या नहीं? अमेरिका में भारतीय दूतावास का खर्च भारत के जीडीपी में ऐड होगा या नहीं? फ्रांस में भारत का दूतावास का खर्च भारत के जीडीपी में ऐड होगा या नहीं? बात समझ गए ना? भारत का दूतावास है तो उसका सारा खर्चा कहाँ ऐड होता है? भारत का जीडीपी। अमेरिका का दूतावास का खर्च जो भारत के दिल्ली में है, उसका खर्चा कौन से जीडीपी में शामिल होता है? भारत, फ्रांस, अमेरिका, 4 को ऑप्शन देगा तो चुपचाप अमेरिका मार देना। देखिए सीधा बात, जिसका दूतावास होगा उसी के जीडीपी में वो जाके ऐड होगा, बस ये बात याद रखेंगे। बात समझ गए ना? अब ये हमने जीडीपी का जो लिखवाया आपको डेफिनेशन कि क्षेत्राधिकार, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो सर क्षेत्र में है ही नहीं, तो घर में, लेकिन वो एक ट्रीटी होता है, पैक्ट होता है, उस देश का दूतावास का जो जमीन होता है, जैसे भारत में अमेरिका का जो दूतावास है, उस जमीन का रजिस्ट्री किसके नाम से होगा? अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से, अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम से। भारत का दूतावास जो है अमेरिका में, उस जितना दूर तक जमीन होगा, उस जमीन का रजिस्ट्री किसके नाम से होगा? भारत के राष्ट्रपति के नाम से। बात समझ गए ना? भारत सरकार के नाम से। इसीलिए उस क्षेत्र के सभी खर्चों को कहाँ ऐड कर दिया जाता है? इनफैक्ट आप पॉलिटी में इसमें आगे बढ़िएगा ना, तो जितना क्षेत्र होता है एम्बेसी का, उसके ऊपर कानून और नियम भी भारत का लगता है। या भारत में आप इस पे एक बहुत ही, सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा केस भी है, यूपीएससी के मेंस में पूछा जाता है, खैर कभी बात करेंगे इस पे। तो एक हमारे यहाँ के आईएफएस थी, वो यहाँ से लेके गई थी एक अपने लेडी को, मतलब लेडी, वर्किंग लेडी को, और वहाँ जाके उसने अपना सिटीजनशिप ले लिया था। फिर उसके साथ वो दुर्व्यवहार की, तो वो जाके अमेरिका के कोर्ट में केस कर दी। तो अमेरिका के कोर्ट में केस कर दी, तो वो आईएफएस महिला जो थी, उन्होंने कहा भारत से कि भारत सरकार से बोली कि तो हमारे एम्बेसी का मामला है, अमेरिका का कोर्ट कैसे इस केस को सुन सकता है? तो इसको लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बहुत बड़ा केस है इस पे। फिर बाद में भारत सरकार ने समझा के इसको इंटरवीन करके मतलब ये किया। लेकिन जैसे ही आप एम्बेसी होता है, जैसे अमेरिका का एम्बेसी दिल्ली में है, तो वहाँ दिल्ली पुलिस का कोई एक्ट काम नहीं करेगा। किसका एक्ट काम करता है? अमेरिका का सारा कानून काम करेगा। वहाँ कोई भारत का कानून काम नहीं करता है। किसका काम करेगा? अमेरिका का। अब भारत का एम्बेसी होगा कहाँ पे? अमेरिका में। वहाँ पे अमेरिका का कोई कानून काम नहीं करेगा। किसका एम्बेसी का एक्ट काम करेगा? भारत का। आप मूवी देखते हैं ना, भारत पाकिस्तान वाला, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो सब जासूस होता है वो सब कहाँ बतियाता है? एम्बेसी में। डायरेक्ट कभी इंडिया से कनेक्ट नहीं होता है। पहले देखिएगा फ़ोन करेगा वो एम्बेसी में, और एम्बेसी से कनेक्ट कर दिया जाता है बाहर, क्योंकि जो एम्बेसी में फ्रीक्वेंसी होता है फ़ोन का, बैरल फ्रीक्वेंसी, उसको वहाँ का देश वो नहीं कर पाता है, क्या बोलते हैं, मतलब ट्रैक नहीं कर पाता है। इसीलिए देखिएगा जो जासूस लोग होता है वो सब कहाँ फ़ोन करता है? भारत के एम्बेसी में। आप यदि मूवी वो भी ध्यान से देखे होंगे तो आप देखिएगा एम्बेसी कनेक्टेड होता है उन लोगों से, बतियाते रहता है, तुमको ये सुविधा दे रहे हैं, तुमको यहाँ व्यक्ति जा रहा है, तुमको ये सपोर्ट कर रहा है। डायरेक्ट भारत का कोई व्यक्ति नहीं बताता है। कौन बताता है? वहाँ का एम्बेसी। क्योंकि वहाँ का एम्बेसी जो होता है ना, उसका बैरल जो होता है, बैरल फ्रीक्वेंसी, मतलब वो वाला जो ट्रैक किया जाता है फ़ोन वाला बैरल फ्रीक्वेंसी, वो एक्सेस नहीं दिया जाता है। वो इंटरनेशनली पैक्ट है कि वहाँ जो बात हो रहा है वो वहाँ का सरकार नहीं सुन पाएगा, सिर्फ वही सुन पाएगा। बात समझ गए ना? या भारत सरकार सुन पाएगा। इसीलिए देखिएगा वो लोग वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। आप ध्यान से कभी देखिएगा फ़ोन वोन जो जासूस, जैसे अजीत डोभाल साहब है, अमेरिका में कई साल तक रह गया, अमेरिका कह रहे हैं, पाकिस्तान में कई साल तक रह गया इंसान। इसको इससे पूछा जाता है तो ऐसे पाकिस्तान का नक्शा बता देता है उंगली से, ये गली यहाँ, ये गली यहाँ, ये गली यहाँ है। इतना टैलेंटेड आदमी है। आईपीएस हैं, 2081 बैच के, 1981 बैच के हैं, 2081 तो आगे हो गया, 1981 बैच के हैं। तो वो इतना रह चुका है। अब कैसे रहा होगा तो जानते हैं? जो भारत का एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो उनको
सपोर्ट कर रही होगी हर तरीके से, इसलिए। उसी तरह एम्बेसी के जो क्षेत्र होता है किसका होता है, वो सब भारत का, जिस देश का एम्बेसी होगा उस देश का क्षेत्राधिकार किसका हो जाएगा, उसी देश का क्षेत्राधिकार हो गया। भारत का एम्बेसी है तो भारत का कानून भी काम करेगा, जीडीपी भी काम करेगा, सब काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अब आगे से जीडीपी पे क्वेश्चन आए तो गड़बड़ नहीं करेंगे कि किसका क्षेत्र है। आइए दूसरा क्वेश्चन है क्या, जीएनपी। हम बहुत आराम से अब पढ़ा रहे हैं, जानते हैं क्यों आप लोगों को, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम जो है, हाँ, तो क्या दूर है तो डिटेल पढ़ते हुए चलिए, जब समय है तो चुपचाप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें भी शब्दों का गेम है, थोड़ा सा अंतर समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसको हेडलाइन दे दीजिए और फिर देखिए, इधर ध्यान दीजिए आप सभी लोग। हमने अभी क्या कहा था, डोमेस्टिक एक वर्ड बताया था, पालतू भी इसको बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, यानी घरेलू। इसमें क्या था, ध्यान से इधर सीखिएगा, दोनों में अंतर नहीं समझ में आ जाएगा। इसमें क्या था, डोमेस्टिक में कहीं का व्यक्ति है, यदि हमारे घर के क्षेत्र के अंदर रह रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक शब्द आ जा रहा है राष्ट्रीय, क्या आ जा रहा है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं आई एम नेशनल, आई एम, आप जब फॉर्म भरते होंगे तो राष्ट्रीयता क्या भरते हैं, इंडियन भरते हैं। अब ये थोड़ी भरते हैं कौन से बिरादरी से हैं, कौन से जात से हैं, कौन से गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, नहीं। ये क्या है, एक राष्ट्रीयता एक इमोशन है। आप सब जानते हैं राष्ट्रीयता एक इमोशन है, यानी आप ध्यान से सोचिए कि राष्ट्रीय कौन होगा, भारत में राष्ट्रीय कौन लोग होंगे, एक लाइन में, भारत के नागरिक हों। तो वो सभी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन जो एक साल के अंदर होता है, किसके द्वारा, भारत के नागरिकों के द्वारा, वो चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, वो क्या हो जाता है, जीएनपी हो जाता है। बात समझिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसको कहते हैं, नागरिक द्वारा, नागरिक द्वारा किए गए एक साल के अंदर, देसी या सॉरी देसी विदेशी तो लिखवाना ठीक नहीं है, जब नागरिक लिखवा दिए तो आप क्या समझ जाएंगे, नागरिक का मतलब में कर रहा हो, फ्रांस में कर रहा हो या जापान में कर रहा हो, वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हाँ, क्यों लिखेंगे नागरिक का मतलब, थोड़ा सा दिमाग लगे, नागरिक किसको कहते हैं, जो 1955 नागरिक अधिनियम, कानून अधिनियम के तहत आता हो उसी को नागरिक कहते हैं, बात खत्म। तो जब नागरिक लिख दिए तो क्यों आप प्रोफेशनल एकेडमिक थोड़ी लिख रहे हैं कि बात बनाना है, नागरिक लिख के दोनों लिखिएगा तो गुस्सा हो जाएगा, क्या बात बना रहा है, इसको नंबर काटो, नहीं। नागरिक जब लिख दिया, नागरिक का मतलब क्या हुआ, कानूनी तौर पे आप भारत के, हाँ, नेशनलिटी हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत में काम कर रहा हो, अमेरिका में काम कर रहा हो, जापान में काम कर रहा हो, या फ्रांस में काम कर रहा हो, या कुवैत में काम कर रहा हो, उन सब के एक साल में जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करेगा उसको कहाँ ऐड किया जाएगा, इस जीएनपी में ऐड किया जाएगा। अभी समझे आप लोग या नहीं समझे, समझ गए सभी लोग, कोई डाउट कि दोबारा रिपीट करें। अब एग्जाम्पल ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि अभी मेरा जो बुआ का लड़का था, अभी हम अब कुछ देर पहले बताए थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं भाई, ऐसा कोई बुआ का लड़का नहीं है मेरा, है ना। तो जो अमेरिका में काम करता था, वो उसका जो पैसा था, काम करने के बाद जो सैलरी आता था, वो कहाँ ऐड होता था, वहां के, और भारत के किस चीज में वही सैलरी ऐड हो जाएगा, इज इट ओके, सब लोग समझ गए। यदि वो भारत का व्यक्ति है, अमेरिका में जाके जॉब कर रहा है, तो किसके जीडीपी में ऐड होगा, उस अमेरिका के जीडीपी में, और किसके जीएनपी में ऐड होगा, डन। चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अच्छा, पहले आप लोग जीडीपी जीएनपी का अंतर समझते थे या नहीं, सही बताइएगा, जीएनपी जीडीपी का अंतर समझ में आता था, जानते थे सभी लोग, एक आध दो लोग जानते थे, बाकी लोग नहीं जानते थे। शब्द सब बस शब्द से सीख जाइएगा, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक आए तो घरेलू कुत्ता याद कर लीजिएगा, और नेशनल आए तो अपना राष्ट्रीयता याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीयता मतलब हम सब नागरिक, भारत के नागरिकों द्वारा एक साल के अंदर वस्तु एवं सेवाओं का कुल उत्पादन किए हुए मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, नागरिकों द्वारा एक साल के अंदर, एक सेकंड रुकिएगा,
चलिए, क्या बोला मैंने? एक साल, सॉरी रिपीट कराइए, क्या बोला था? हाँ, नागरिकों द्वारा एक वर्ष के अंदर किए गए फाइनल वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सॉरी, इंग्लिश में बोलेंगे, हो गया? इंग्लिश में लिखिए आप लोग। क्या? हिंदी में एक बार और बोले। एक वर्ष के अंदर भारत के नागरिकों द्वारा किए गए वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। हो गया? राष्ट्रीय को हाईलाइट कर लेंगे, दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, और नागरिक को हाईलाइट कर लेंगे। 2 पॉइंट सिंबॉलिक, 2 पॉइंट याद रहेगा, तुरंत आंसर हो जाएगा। और जीडीपी में भी आप लोग घरेलू को हाईलाइट कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा। घरेलू मतलब घर के कुत्ता वाला एग्जाम्पल तुरंत दिमाग में आ जाएगा, और राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र नागरिक का आ जाएगा। हो जाएगा आपका आंसर। हो गया? इंग्लिश वाले लिखेंगे, इन अ फाइनेंशियल ईयर produced by citizens to final goods and services, that's monetary value is GNP. That's monetary value is GNP. हो गया? सकल राष्ट्रीय उत्पाद दोनों हो गया। अब जीएनपी और जीडीपी में फर्क सबको समझ में आ रहा है? डिटेल कोई डाउट नहीं? चलिए, अब जो मेन, अच्छा नो कर रहे हैं ना आप लोग, लास्ट में हम बनाएंगे एक सर्कल, और उसको जीडीपी से जीएनपी की तरफ, जीएनपी से जीडीपी की तरफ सबको लेके जाएंगे और पूछेंगे आप लोग से खड़ा करा कर। अभी परेशान मत होइए, सब नो निकल जाएगा, क्वेश्चन नहीं बताएं आप लोग तो। अच्छा, सरकार आपको क्या बताती है? जीडीपी बताती है कि जीएनपी बताती है? कभी सरकार को जीएनपी बताते हुए देखा है आपने? नहीं देखा है ना? तो अब बताइए जरा ध्यान से, इसको सुनिएगा। आपसे बोला जाएगा जीएनपी निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे जीएनपी? सरकार ने आपको क्या दिया है? तो जीएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सॉरी, जीएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या पता है? जीडीपी पता है, और निकालना आपको जीएनपी है। जीडीपी सरकार ने आपको बता दिया है, तो क्या क्या करना पड़ेगा बताइए? भारत में अब जीएनपी में कौन लोग आता है भाई? नेशनल लोग, जो भारत में और विदेश में दोनों लोग हैं, वही लोग आते हैं। तो पहले आप माइनस किसको करिएगा? भारत में विदेशी लोगों का आय, माइनस भारत में विदेशी लोगों का आय। वो घरेलू कुत्ता जो जर्मन हाइब्रिड का था, वो दूसरे देश का था, उसको पहले माइनस करेंगे ना। तो माइनस करेंगे पहले भारत में विदेशी लोगों का आय। अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो लोगों का आय। और हमने जीडीपी में क्या ऐड किया था? क्या विदेशों में जो हमारे भारतीय कमा रहे थे उसको ऐड किया था? जीडीपी में हमारे बुआ के लड़के का खर्चा ऐड हुआ था जो अमेरिका में कमा रहा था? नहीं हुआ था ना। लेकिन जीएनपी में उसको ऐड करना है ना, तो प्लस करिए इसमें भारतीयों द्वारा विदेशों में, भारतीयों द्वारा विदेशों में आय। इंग्लिश में लिखवा देंगे, रुक जाइए, विदेशों में आय। क्या आप इन दोनों टर्म को समझ रहे हैं या नहीं? गॉट इट? दोनों समझ में आ रहा है? आप जीडीपी सरकार ने आपको दे दिया, अब जीडीपी देने के बाद आपको जीएनपी निकालना है। जीएनपी में किसका होता है? सिर्फ राष्ट्रीय लोगों का आय होता है। तो राष्ट्रीय लोग पहले तो आप क्या करेंगे इसमें से, वो जीडीपी में जो लोग विदेशी व्यक्ति आके भारत में खर्च कमाए हैं, वस्तु एवं सेवाओं का उनका उत्पादन है, पहले उसको माइनस करेंगे। चाइना की कंपनी, अमेरिका की कंपनी, फ्रांस की कंपनी, वो सभी कंपनियों का आय यहाँ माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हमारे व्यक्ति जैसे एसबीआई हो गई, या हमारा बुआ का लड़का हो गया जो जाके अमेरिका में कमा रहा है, फ्रांस में कमा रहा है, उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या जीएनपी निकल जाएगा? डन। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछिए, दोबारा समझाते हैं, क्योंकि इसका और
एक नाम है, उस पे चलेंगे हम लोग, और ये और टफ होते जाएगा। वो सेम कमाएगा वो तो अलग बात है, सेम कमाएगा तब ना, ये सेम कमाएगा तो अलग बात है, वो कमाएगा तब की ना बात है। अभी कमा नहीं रहा, हम लोग बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, जब डिटेल फॉरेन पॉलिसी बात पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे। ये डेटा समझ गए कैसे निकालना है, डन। अब ध्यान से और एक लाइन सुन लीजिए, इसमें इकोनॉमिक्स इसको क्या लिखता है, इन दोनों के टर्मिनोलॉजी को इकोनॉमिक्स जानते हैं क्या लिख देता है। आप जब पढ़िएगा बुक तो उसमें क्या लिखा रहेगा, प्लस माइनस NFI, यानी ये जो टर्म है जो ये आप गेम कर रहे हैं जिसको घटा और बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स एक भाषा में क्या लिख देता है, प्लस माइनस NFI, नेट फैक्टर इनकम इसका मूल नाम होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स अपने भाषा में क्या लिखता है इसको, प्लस माइनस NFI, यानी प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, इसीलिए इसको प्लस माइनस NFI लिख देता है। इकोनॉमिक्स कहता है हर जगह हम इसको थोड़ी लिखेंगे, हम एकदम इसका शॉर्ट नाम दे दिए, फॉर्मूला है ये, प्लस माइनस NFI जहां लिखा जाए आप समझ लीजिएगा कि क्या किया जा रहा है, विदेशियों का पैसा भारत में माइनस किया जा रहा है और भारतीयों का पैसा विदेशों में जो आया है उसको जोड़ा जा रहा है। बात समझ गए, इसको जरा ध्यान से इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लस माइनस NFI लिख लेंगे, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, GDP माइनस प्लस NFI मिल जाएगा। बात समझ गए, ये वाला नहीं दिखेगा बुक में, ये वाला दिख जाएगा, और जैसे ये दिखे इसका मतलब समझ लीजिए कि ये वाला टर्म हो रहा है। डन, सॉरी, फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम होता है, लिखवा देंगे लास्ट में, NFI होता है, नॉट HFI। NN नेट फैक्टर इनकम, इसको शुद्ध कारक आय बोलते हैं, शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय, सॉरी। GNP को निकालने के लिए GDP में से माइनस करते हैं इसको, ये जो टर्म हो रहा है ना दोनों, इसी को इकोनॉमिक्स अपने भाषा में बोलता है NFI, शुद्ध कारक आय बोलता है। बात समझ गए, कोई डाउट है अभी भी? डन। अब देखिए, अब हम ये दोनों नहीं लिखेंगे, जहां लिखना होगा सीधे इसको लिखेंगे, तो दिमाग में तुरंत समझ जाना चाहिए कि क्या है ये, NFI लिखेंगे तो समझ आएगी ये दोनों टर्म एक साथ हो रहा है। बात समझ गए? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे हम पूछेंगे तो मत कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अभी पूछेंगे कुछ देर में। बताइए, हो गया? नेट फैक्टर इनकम हो गया, यानी नॉर्मली बात मैं ऐसे पूछूंगा कि ये GDP यानी डी से डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए आपने क्या किया है, यानी आपने क्या किया है, प्लस माइनस NFI। बात समझ गए? फॉर्मूला में ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला टर्म आपको याद होना चाहिए। बस पूछें कि हम GDP है, डी से डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। डन। चलिए, अगला टर्म हो गया GDP GNP में अंतर सब समझ में आ गया? कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। कोई डाउट नहीं ना है? डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। एक और पेचीदा कॉन्सेप्ट है उसमें, तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए। टाइम भी लोग देख रहे हैं क्या आप लोग? 12:30 हो गया है, 1 बजे तक ले चले ना, खत्म कर देते हैं इसको, पूरा समझ में आ जाएगा आप लोग को, ना तो दिक्कत हो जाएगा। हो सकता है अगला क्लास हम कल से आए या ना आए, नहीं हमको कल या परसों हमको दिल्ली जाना है, तो फिर कुछ दिन तक हम नहीं आएंगे, तो आएंगे फिर हैं, देखते हैं, हमारा लॉ फैकल्टी का काम है, तो देखते हैं, कुछ अपना काम है पर्सनल लॉ से संबंधित, देखते हैं। अब पेशा वो भी है, उसको नहीं ना छोड़ सकते हैं, वो भी पेशा है। क्या कह रहे थे हम लोग? अगला आया, हम लोग 3-4 शब्द सीख लिए। कौन कौन सा? नेशनल, दूसरा डोमेस्टिक, इन दोनों में अंतर आपने देख लिया। एक और शब्द आ रहा है GNP था ना, नहीं, NDP और NNP। इसका एग्जाम्पल मेरा फेमस है, इसका एग्जाम्पल हम बहुत तगड़ा देते हैं। चलिए, NDP का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी मत लिखिएगा, पूरा सीख लीजिएगा तब लिखिएगा। यह है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक था GDP, एक था GNP, यही ना था? तो आपने इन दोनों शब्दों में अंतर को समझ लिया है। अब आप एक नया शब्द देख रहे हैं, क्या नया बदल रहा है? नेट। ये है ग्रॉस और ये है नेट।
आप ग्रॉस और नेट का में अंतर जानते हैं क्या होता है? बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं आप, उसको जरा नीचे देखिएगा, नेट प्राइस अलग लिखा रहता है, ग्रॉस प्राइस अलग लिखा रहता है। कभी ध्यान दिए आप लोग? कुछ बाजार में खरीदते हैं, उसका ग्रॉस प्राइस अलग होता है, नेट प्राइस अलग होता है। जानते हैं कि नहीं आप लोग? पहले रूट भाषा पे सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी इसको सीखने से पहले ग्रॉस और नेट में अंतर जानिए होता क्या है। ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है? हमें लगा आप लोग ध्यान दिए होंगे, तेज तराज आदमी हैं। नहीं, बिहार में लोग पैसों को लेके बहुत, ग्रॉस और नेट, एक्सपायरी डेट देखते हैं, कंटेंट्स नहीं देखते हैं। तो नहीं देखा करिए, सिंसियर बनिए, थोड़ा बहुत ध्यान रखा करिए, नहीं तो आपको लूट के भाग जाएगा सब, आपको पता नहीं चलेगा। ग्रॉस मतलब सकल। हम लोगों के साथ यही दिक्कत हो जाता है, हम कुछ खरीदने जाते हैं तो उसको इतना बार देखते हैं कि हमारे साथ जाने वाला आदमी परेशान हो जाता है, भाई ये बहुत कंजूस है, इसके साथ मत जाओ। सही बताते हैं, सही बताते हैं। हम जाते हैं, जैसे हम लोगों का आदत क्या था वहाँ पे, मतलब हैं ना खिसिया जाता, हमको डांट दिया है कई बार, कई दुकान वाला इतना रिसर्च कर लेते हैं। तो हम लोग सुनिए, हमारा क्या था, हम इतना चंट आदमी थे, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाने लग गए कि हम जैसे जाते थे पिज्जा हट में, नहीं बर्गर किंग में, तो बर्गर किंग वाला ना हर फ्राइडे और थर्सडे को ऑफर देता था। तो हम जाते थे, हम लोग खाने कॉलेज से निकल के वो बर्गर, हम 2 हफ्ता गए, दोस्तों के साथ जाना पड़ता था, हालांकि इतना उस वक्त फाइनेंशियली हम डेवलप्ड नहीं थे, तो हम उसमें भी दिमाग लगा दिए, लेकिन ये फ़ोन पे मैसेज क्यों कर देता है हर फ्राइडे और थर्सडे को, ये जान गया है क्या कि ये लोग आएंगे ही। उनकी बहुत भयंकर एक साइंटिफिक टीम रहती है जो एनालिटिक्स करके ये काम करती है। हम सोच में पड़ गए, 2 हफ्ता गए, तीसरा हफ्ता दोस्तों के बुलाने के बावजूद नहीं गए और फ़ोन नंबर बदल दिए। तो अब इस नंबर पे मैसेज नहीं आ रहा था, दूसरे वाले नंबर पे, उसके अगले हफ्ते गए तो दूसरे वाले नंबर पे मैसेज आना स्टार्ट हो। हम समझ गए बहुत तेज है ये सर। अब जाते, उसके बाद जाते थे ना, तो हम नंबर ही नहीं देते थे, फ़ोन नंबर में फ़ोन ही नहीं है, नहीं रखते हैं फ़ोन, ऐसे ही काटो बिल, फ़ोन नंबर नहीं देते थे। तो बहुत चालाक है सब, आपको कैसे कन्विंस करना है, इतना तेज चलता है आज के टाइम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी ने और मेरियम वेबस्टर ने, दोनों ने इस बार एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पिछले साल से 4 गुना ज़्यादा यूज करने वाला शब्द घोषित किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बेस्ट तरीके से काम कर रहा है ना, आपको मूर्ख कैसे बनाना है। आप अभी फ़ोन को रख दीजिए और बात करिए किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ देर बाद आपको उस फ़ोन पे यूट्यूब चलाएगा तो उसका प्रचार आ जाएगा। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव हो गया है, मूर्ख बनाया जा रहा है आपको। अब इस दौर में भी आप अपने आप को कैसे बचाइएगा पता नहीं। आज जितना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव होगा उतना ही आप बकलोल बनते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। आइए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, ग्रॉस और नेट। आप लोग कभी इतना बारीक बारीक चीज को नहीं ध्यान दिए है ना, हमको पता है नहीं दिए होंगे, लेकिन ध्यान दिया करिए। दिमाग को शांत मत होने दीजिए, दिमाग जब शांत हो तो कुछ उससे काम करवाइए, नहीं तो दिमाग लगता है कुछ सोचने। अब देखिए ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, ध्यान देते हैं। पहले आसान भाषा में सीखते हैं, 2 एग्जाम्पल से सीखना है आपको। ग्रॉस, मान लीजिए कि मैंने ये चश्मा जब खरीदा था मैंने ये जब चश्मा खरीदा था तो मान लीजिए 3000 का था, ठीक है, 3000 का, 1 साल पहले दिल्ली में मैंने लिया था, है ना, 3000 का चश्मा था, ठीक, ये मेरा स्पेक्स। और अभी मैं इसको बाजार में लेके जाऊं तो ये कितने में बिकेगा? ना भाई बिकेगा यार, बेइज्जती मत करो यार। 3000 का, मान लीजिए ये चश्मा मेरा कितना का था? 3000 का। अभी मैं जाऊंगा तो इसके जो मेटल्स हैं ना भाई बहुत महंगे हैं, ये मेटल्स 500 में बिक जाएंगे, है ना, ये कितने में बिकेगा? 500 में। तो देखिए शुद्ध क्या होता है, जो अभी उसका वैल्यू है वही शुद्ध होता है, और जो जब आपने उसको खरीदा था या पहले जब उसका पूरा टोटल लग के ग्रॉस जो था वो उस वक्त का वैल्यू होता है। ये ग्रॉस हो गया मेरे चश्मे का, ये क्या हो गया? नेट वैल्यू हो गया। बात समझ गए नॉर्मल भाषा में। अब इसको थोड़ा और डिफिकल्ट किया जाए तो किस तरह समझेंगे, एक टफ एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा एक एक टर्म को। क्या होता है, मेरा एक साथ में दोस्त था, वो तैयारी करता था, एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं था, बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, जस्ट फॉर अ किडिंग। देखिए, तो वो तैयारी करता था, उससे प्री भी नहीं निकला कहीं। वो गया अपने पापा के पास जाके बोला कि पापा हमको 2 लाख रुपए चाहिए। उसके पापा ने कहा ठीक है भाई 2 लाख रुपए हम तुम्हें देंगे, वैसे जीवन में तो कितना पैसा लगा दिए निकम में, तुमने कुछ काम किया नहीं। उसके पापा ने उसको 2 लाख रुपए दे दिए, है ना।
तो 2 लाख रुपए देने के बाद उसने कहा कि इस 2 लाख रुपए से हमें खरीदते हैं सेकेंड हैंड कार। उसने एक कार खरीदा और वो कार कौन सा था? वैगनर कार था। और वो थोड़ा सा दिमाग था, यूपीएससी का तैयारी किया था तो हम लोगों के साथ रहते रहते दिमाग तेज हो गया था उसका। तो अब हुआ क्या कि वो कार खरीद के किसको दे देता है? एक डोला कंपनी से मिलता है। ओला नहीं, डोला, नाम नहीं लेंगे, डोला कंपनी से मिलता है। और ये डोला कंपनी का काम क्या रहता है? कार ले लेती है और उसी कार को रेंट पे चलाती है और चला के उससे फायदा देती है। बात समझ गए ना? इस डोला कंपनी को देता है वो, और वो दे देता है इस डोला कंपनी को, और ये कंपनी उस 2 लाख के कार से हर महीने उस लड़के को, मेरे दोस्त को 20,000 रुपए पर मंथ देती है। कितना? 20,000 रुपए पर मंथ देती है। ध्यान से सीखिएगा, पर मंथ 20,000 रुपए दे रही है। ऐसे चल रहा है, इसका घर द्वार चल रहा है, बहुत मस्त है, एकदम खुश है। 20,000 में इसका काम हो जा रहा है, अपना चाय पानी का खर्चा चल जा रहा है और घर द्वार पे रह रहा है, मस्त एकदम चल रहा है। 2-3 साल के बाद में इसके दिमाग में एक दोस्त को अपने देखता है, वो दोस्त आईएएस बन गया रहता है। इसका भाई तो अमीर हो गया है, हमको भी अमीर बनना है। तो ये अपने दोस्त से कहता, भाई हमको अपनी कंपनी खोलना है, कुछ लीगल एडवाइस दे, सपोर्ट कर। उसका दोस्त तैयार हो जाता है देने के लिए। तब कहता है पहले तो हम इस कार को इस कंपनी से लेंगे और फिर अपनी कंपनी खोलेंगे। तो उसके लिए इसको पहले क्या करना है? इस कार को खरीदेगा, इस कंपनी से ले लेगा, डोला कंपनी से ले लेगा कार को। 2 लाख के कार को डोला कंपनी से ले लिए 2 साल के बाद। यानी कितने बाद? 2 साल के बाद। 12 दूना 24, 24 महीने। अब बताओ 24 महीने में इसको उस कंपनी ने कितना पैसा दिया होगा? कितना? 4,80,000। 4,80,000 ना, 4,80,000। बात समझ गया? ये बंदा क्या करता है कि उस कंपनी से 2 साल के बाद इस कार को ले लेता है। तो उसके पापा पूछते हैं, बताओ तुम 2 साल में निकम्मे कितना फायदा कमाया? तो निकम्मा है, उतना बढ़िया से इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था। तो उसने तुरंत कह दिया, पापा हमने तो इस 2 लाख की गाड़ी से 4,80,000 कमा लिया। उसके पापा ने कहा कि इसीलिए तुम्हारा यूपीएससी नहीं हुआ, क्योंकि तुमने ध्यान से नहीं देखा। ये 2 लाख का कार जब खरीदा था तो कितना इसका वैल्यू था? 2 लाख। लेकिन जब ये 2 साल बाद इस कंपनी से कार लेगा तो इस कंपनी का, उस कार का वैल्यू कितना था बाजार में? मात्र 50,000। बात समझ गए? कार 2 साल चलेगी तो उसका वैल्यू गिरेगा ना, कि वही रहेगा? जब पुराना गाड़ी होता है तो उसका वैल्यू गिरता है। तो वो कार का वैल्यू बाजार में कितना हो गया? 50,000। तो उसके पापा ने कहा कि निकम्मे, ये जो 1.5 लाख तुम्हारे कार का वैल्यू घटा है, इसको भूल गया तू? यानी तुम्हारा ये ग्रॉस बेनिफिट है। कौन सा? ये ग्रॉस बेनिफिट है। लेकिन सही तरीके से जरा देखिए कि 2 लाख के कार का वैल्यू भी तो 1.5 लाख कम हुआ है। तो नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा? नेट बेनिफिट इक्वल टू इस 4,80,000 माइनस 1.5 लाख, जो इस कार का वैल्यू का मूल्य ह्रास हुआ है, वो भी तो आप घटाइएगा ना। घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? तो ये 4,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 1.5 लाख कितना होगा? जल्दी बताइए। 3.3 लाख। अब बताइए, ये नेट प्रॉफिट हो गया और ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। क्या आप लोगों ने समझा इसको पूरा? सॉरी, चलिए, आप लोग समझ गए इसको? डन। ये ग्रॉस और नेट में क्या अंतर होता है? नेट मूल्यह्रास के बाद आता है, जिस वस्तु का आप यूज कर लेते हैं। यानी ग्रॉस और नेट के तरफ जाने के लिए हमको क्या घटाना पड़ेगा? मूल्यह्रास। क्या घटाना पड़ेगा? ये मूल्यह्रास। हाँ, समझ गए ना? यानी उस वस्तु का कितना मूल्यह्रास हुआ है, कितना गिरा है, इसको इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन, है ना यार? ध्यान रखेंगे। ये आप ग्रॉस ये था, नेट, ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए आपने क्या घटाया है? ये 1.5 लाख। क्या घटाया है? मूल्यह्रास। यही ना है वस्तु का वैल्यू जो गिर गया, कार का वैल्यू जो गिरा था। क्या आप इस एग्जांपल को समझ रहे हैं अच्छे से? किसी को कोई डाउट? अब आसान हो या टफ हो समझ जाएंगे तो इस एग्जांपल को यदि मन हो तो लिख लीजिए। एग्जाम्पल को मन हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम। चश्मा वाला वैल्यू हम हर क्लास में देते हैं, इसलिए दे दिए थे, नहीं तो हम देते यही वाला वैल्यू ज्यादातर। हम अपने चश्मा का भी प्रमोशन कर देते हैं ना। लेकिन लड़के आजकल के बहुत तेज हैं, वो टीचर का ही मजा लेने लगे। पिछले बैच में लड़के मजा लेने लग गए थे चश्मा का, और हमने क्यों दिया था उनको पता नहीं था। उस वक्त एक वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें क्रेजर कंपनी, ये चश्मा जो है क्रेजर कंपनी का, उस क्रेजर कंपनी ने फर्स्ट बार, ऐसा कोई स्पेक्स की कंपनी थी जिसने वर्ल्ड के मैच में स्पॉन्सर बना था। बहुत बड़ा बात होता है, एक छोटा सा चश्मा का कंपनी स्पॉन्सर बन जाए इतने बड़ी कंपनी में, इतने बड़े मैच में, बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल उस वक्त दिया था। चलिए, हो गया। पिछले बार 30,000 बताया था, इस बार 3,000 बताया, पूरा घटा दिया है 10 गुना चश्मे का प्राइस।
ये एग्जाम्पल समझ में आया ना अच्छे से। अब देखिए जब नेट और ग्रॉस पूछा जाए, ग्रॉस तो आप समझ लीजिए कि सारा जोड़ के बता रहा है, नेट मतलब उस वक्त के उस बिस्किट का टोटल वैल्यू नेट होता है, और ग्रॉस जो होता है वो सब टैक्स वैक्स ऐड करके होता है सारा चीज। बात समझ गए? तो नेट वैल्यू अलग होता है, नेट लिखा रहेगा लेकिन उसके सामने प्राइस नहीं लिखा रहेगा। आप देखिएगा ध्यान से, नेट हर बिस्कुट के पीछे लिखा रहता है NET, लेकिन उसके सामने प्राइस नहीं लिखा रहता है। यदि लिख देगा तो खरीदने वाला समझ जाएगा कि इसका वैल्यू मात्र ये 80 पैसा में बना है, 3 रुपये में बिक रहा है पार्ले जी, तो लोग थोड़ा सा उसको ये करेगा, अवॉइड करेगा। इसलिए नेट का प्राइस कहीं नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ ग्रॉस प्राइस बताया जाता है, नेट का प्राइस नहीं, है ना। आप देखिएगा इंक्लूसिव टैक्सेस, ग्रॉस इंक्लूसिव टैक्सेस, और वो प्राइस दिखाया जाता है किसी वस्तु पे, ये नहीं। बात समझ गए? चलिए बढ़ा जाए आगे, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से इसको खत्म करना है, टाइम कम है, आगे बढ़े ना। डन सब लोग? आइए अब, आइए अब मैं पूछूं कि जीडीपी आपको पता है ना, जीडीपी, और इसमें एनडीपी निकालना हो, जैसे ऐसे समझ लीजिए एनडीपी, यानी एनडीपी का मतलब क्या होता है, एनडीपी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सरकार आपको क्या सिखाती है भाई, सरकार आपको क्या देती है, जीडीपी। तो मैं पूछूं आपसे कि एनडीपी इक्वल टू जीडीपी से कैसे निकालेंगे, तो जीडीपी हो गया, और इस जीडीपी में क्या है, ग्रॉस है, इसमें से क्या माइनस करने पे आ जाएगा, नेट माइनस, या इंग्लिश में डेप्रिसिएशन। क्या समझ गए आप लोग? एकदम आसान भाषा में। यदि एनडीपी निकालना हो तो आप क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास निकाल देंगे, एनडीपी आ जाएगा, नेट। इसको सीख लिए। किसी को डाउट हो, अभी भी ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा, बता रहे हैं, तो जीवन भर जीडीपी एनडीपी नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझे तो। ये घड़ी फास्ट है भाई, ये 10-15 मिनट फास्ट है घड़ी, डेली हम इसको इसी को देख के छोड़ देते थे। हम कह रहे हैं मन क्यों नहीं भरता है पढ़ाने से, उस वक्त 1-1.5 घंटा नहीं पढ़ा पाते थे, छोड़ देते थे उसी को देख के। चलिए हो गया, आगे देखा जाए। और चालाक घड़ी लगाने वाले भी चला गए, बच्चे परेशान हो जाएंगे। सही, गुड, हो गया ये। आइए एक और चीज सीखेंगे। हमने आपको कहा था, मान लीजिए जीएनपी निकालना हो, जीएनपी इक्वल टू, तो आपको बताया था जीएनपी इक्वल टू सरकार आपको क्या देती है, जीडीपी। क्या इसमें माइनस करना पड़ेगा, प्लस जोर से, ठीक समझ गया ना, प्लस माइनस NFI। डन है, ये दोनों निकालना सीख लिया आप लोगों ने। अगला एक है जो सबसे लास्ट है, क्या, NNP। NNP इसको क्या कहते हैं हम लोग, फुल फॉर्म क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP, हाईलाइट पहले दे देंगे हेडिंग, फिर लिख लीजिएगा NNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, लास्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कहाँ पे, 69th में, ध्यान, अच्छा उसमें क्रेजर भी होगा, फिर क्रेजर वर्ल्ड की टॉप स्पेक्स की कंपनी है, पूछता है हमेशा। हो गया, ध्यान देंगे। NNP, अब बताओ सरकार आपको क्या देती है, क्या देती है, अब आपको निकालना है NNP में से, बताइए क्या क्या करना है। ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट के तरफ जाना है तो पहले क्या करेंगे आप, माइनस, यानी मूल्यह्रास माइनस में। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां डोमेस्टिक से नेट के तरफ भी आना है तो क्या करना पड़ेगा, और क्या इसको समझ रहे हैं आप लोग? कोई डाउट है दोबारा पूछिए, और नहीं समझ रहे हैं तो अभी हम एक पूरा सर्कल बना के पूछेंगे, तब बताइएगा जो ज्यादा समझ रहा है, ठीक है। जितना पूछना है पूछ लीजिए अभी, नहीं तो हम पूछना अब स्टार्ट करने वाले हैं 5 मिनट में। ना आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो दंड लगेगा, फाइन लगेगा, एक नहीं बताने पे 100 रुपया, बताइए।
वसूलाएगा आज क्लास से 100 रुपया नहीं बताने पे। हो गया। एक एक मेरा दोस्त है, वो पढ़ाता है, तो वो उससे हम बात बता रहा था हमको, कहता जो लड़का 10 मिनट लेट आता है उसे 50 रुपया वसूलते हैं डेली। इवनिंग का पूरा खर्चा मेरा निकल जाता है, तो लेट ही लड़का नहीं आता है। ऐसे ही आज जो नहीं बताएगा उससे 100 रुपया वसूलाएगा। तैयार हैं आप लोग? हैं? अरे नहीं यार, मजाक कर रहे हैं। हाँ, इतना तो हम ऐसे ऐसे टफ क्वेश्चन पूछेंगे कि आप बता ही नहीं पाएंगे, और बताइए यही करना हो तो। चलिए, हो गया, चारों समझ गए आप? जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी डन। कोई एनएफआई, देखिए एनएफआई जो है वो क्या है? एनएफआई का मतलब दो चीज होता है। एक होता है कि भारतीयों द्वारा विदेशों में कमाया हुआ पैसा प्लस करना है। विदेशों में कमाया हुआ पैसा क्या करना है? प्लस करना है आम भाषा में। और भारत में जो विदेशी लोग कमाए हैं उसको माइनस करना है। बात समझ गए ना? माइनस क्या करना है? भारत में विदेशी लोगों द्वारा, अब उसको एग्जाम्पल और दे देते हैं, रुकिए। विदेशी कमाया पैसा क्या करना है? माइनस करना है। इसी दोनों टर्म को एनएफआई बोल दिया जाता है, नेट फैक्टर इनकम बोल जाता है, प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम। समझ गए? समझ गए ना इसको? अब आ जाइए अगले पे, और अगला ध्यान से सुनेंगे। अभी तो एनएनपी बाद में बात करेंगे, पहले जो सीखे हैं चारों उस पर बात कर लेते हैं। आपको क्या प्राप्त है? सरकार आपको क्या देती है? ठीक, क्या करना पड़ेगा? बीच में क्या लगेगा? चलिए, क्या होगा यहां पे? माइनस, डन। क्या होगा यहां पे? एनडीपी से एनएनपी की तरफ जाना है। क्या होगा? एनडीपी से एनएनपी की तरफ जाना है। देखेंगे वर्ड्स में क्या अंतर है। एन एन सेम है, डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। डी और एन का अंतर है, तो क्या हो जाएगा? कितने लोग बताए हैं? बोलो जरा एक बार, बोलो क्या होगा? ठीक है, सब लोगों को पता है। हमको लगा कि गलती बोल रहा है कोई। पैसा वसूलते पकड़ के सब, जिसको नहीं आ रहा है वो चुपचाप है, बोलिए नहीं रहा है कि पैसा देना पड़ जाएगा। वो चालाक आदमी, टीचर मतलब टीचर को भी चालाक बना देते हैं। अब बताइए, जीएनपी से एनएनपी की तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधे देखिए, जीएनपी है, कैसे सीखना है? वर्ड मिला लीजिए। एनएनपी है यानी एन एन सेम है, पीपी सेम है, ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस है, तो क्या करना किया जाता है? एक ही पूरा टेबल में सब क्लियर? अब आओ, अब जीडीपी से एनएनपी की तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीडीपी से एनएनपी की तरफ आने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी बताया है मैंने। दोनों को माइनस पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस एनएफआई। क्या इस टेबल को सब लोग समझ रहे हैं? तो इसको पूरा ध्यान से लिख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत चीजें अभी इसमें और जानना है, 2-4 फैक्ट्स। अब गलत नहीं होना चाहिए, एक ही बार में क्लियर। तो वो नागरिक से खत्म, वो अपना अमेरिका का व्यक्ति, हमको कोई मतलब। हाँ, तो अमेरिका जहां रहेगा वहां के जीडीपी में आएगा। जीएनपी नागरिकता से मतलब है, जहां का नागरिकता रहेगा वहां के जीएनपी में ऐड होगा। कुछ दिन पहले एक बॉलीवुड एक्टर का नाम उड़ा था, कैनेडियन, कौन था? बाद में बेचारे को स्पष्टीकरण देना पड़ा है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हैं? अब तो कनाडा के साथ अपना व्यवहार भी बिगड़ चुका है। कल परसों ही तो एक राजदूतावास को भी बंद कर दिया गया था, और अफगानिस्तान के भी दूतावास को 2-3 दिन पहले बंद कर दिया गया है। अच्छा, जब करंट आप लोग पढ़ेंगे
तो इन सब का काम आएगा, सारे शब्दों का। तो ध्यान से, ये नहीं कि हम पढ़ लिए या कॉपी बंद कर दिए। जब करंट में जीडीपी पढ़िए तो तुरंत कॉपी खोल के देखिए जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी के कितने एस्पेक्ट्स हैं, जीडीपी में क्या क्या एक्सेप्शन में आता है, सबको देखना है आपको। करंट जब पढ़िएगा जीडीपी में कोई शब्द आए तो कॉपी तैयार रखना है, तुरंत उसी वक्त ओपन करके देख लेना है, किसी भी टर्म में, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी टर्म में पढ़ने का ये बेसिकली यही तरीका होता है सिंसियर बच्चों का। अब कुछ लोग ये सोचता है ना कि हम पूरा बुक लिए हैं तो बुक पढ़ जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं होता है। जो चालाक लड़का होता है वो रेफरेंस में बुक रखे रहता है, जैसे पढ़ रहा है एनसीईआरटी, जो समझ में नहीं आया तब स्टैंडर्ड बुक को खोलिए और वहां से उस कंटेंट को क्या करिए, देखिए कि क्या क्या है, और जब देखिए तो उसी वक्त हाईलाइटिंग कर लीजिए, पेन से टिक मार दीजिए कि अब हम समझ गए हैं। अब बुक पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे होता है, एनसीईआरटी पढ़ते वक्त कोई टर्म फंसा है ना, तो उसके बाद क्या करना है, जैसे कोई स्टैंडर्ड बुक रखे रहिए, तुरंत उस स्टैंडर्ड बुक में से उस टॉपिक को निकालिए और अच्छे से पढ़ जाइए, समझ जाइए। दोनों एनसीईआरटी और वो बुक दोनों क्लियर, मामला खत्म। अब कुछ लोग सोचता है कि हम पूरा बुक पढ़ लेंगे तब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब बुक पढ़ेंगे, ये मतलब एकदम लो लेवल का। अब स्मार्ट स्टडी करिए, ऐसे किया जाता है, समझ गए। नोट्स तैयार है, अब नोट्स ऐसे थोड़ी हम जो बताए हैं उराम बाण है वही आएगा, गलत बात है। आप जब बुक पढ़िए तुरंत तो देखिए कुछ फंस रहा है तब नोट्स निकाल के देखिए, यदि आपको नहीं याद है तो नोट्स निकाल के देखिए। नोट्स आपको डायरेक्शन दे रहा है, इस एकदम गलत बात है। हम कह देंगे कि पूरा यहाँ से आ जाएगा, फालतू बात है, यहाँ से पूरा नहीं आएगा। हमने आपको डायरेक्शन दे दिया, बता दिया ये ऐसे होता है, ये टर्म ऐसे होता है। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ देगा कि भारत के जीडीपी में इतना बढ़ोतरी क्यों हो रहा है, या भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, आने वाले समय में 3री अर्थव्यवस्था बनेगी, इसके पीछे कौन कौन से कारण है। तो आप मेंस लिखते वक्त आप उस क्वेश्चन को बनाते वक्त ध्यान से सोचिए कौन कौन सा कारण है। सिर्फ उसमें इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं है, उसमें पॉलिटी की जरूरत है, उसमें ज्योग्राफी की जरूरत है, उसमें करंट की जरूरत है। कौन कौन से कारण है, विश्व में सबसे ज्यादा यूथ का शहर कौन सा है, भारत है, और जहां यूथ सबसे अधिक होता है वो वहां WHO कहता है कि वहां का वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है, कार्य क्षमता यूथ का सबसे अच्छा होता है। तो हम लोगों के पास अभी भी विश्व में सबसे ज्यादा यूथ है, अर्थात भारत में कंपनियों में ज्यादा कार्य करने की क्षमता किसकी है, भारतीय। विश्व में सबसे ज्यादा कार्य करने की क्षमता किसकी है, भारतीयों की है। और जब ज्यादा कार्य करने की क्षमता होगी तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होगा, भारत में होगा। इसी तर्ज पर भारत बार बार कह रहा है कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार हैं, बस बहुत जल्द हम बन जाएंगे। बात समझ गए ना। ये आपको लिखने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, जैसे तुरंत कनेक्टेड करिए एक दोनों तीनों टॉपिक से, ऐसे हो मतलब आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। दिमाग में रोड पे चलते वक्त भी आपके दिमाग में कंटेंट घूमना चाहिए। कोई दिखे, बिस्किट खरीदें तो नेट देख लीजिए, ग्रॉस देख लीजिए, आपके दिमाग में वो घूम जाए। ये नहीं करें हमेशा बोलते रहिए, पता ही नहीं चाहिए, सामने से हंसते रहिए, टीवी देखते रहिए, टीवी में ये देखिए प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, बताइए प्रोडक्शन हाउस किस में आता है, गुड्स में या सर्विस में। यूपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन पूछ दिया था, गुड्स में आता है या सर्विस में आता है, ये ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन पूछ दिया था इसी से, बिल्कुल आसान। सबको पता चला ये लड़का टीवी देख रहा है, लोग टीवी थोड़ी देख रहा है, वो अपना कंटेंट देख लिया, काम कर लिया है। वो एक लाइन, एक मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, उसमें से एक को फैक्ट्स आपको याद हो गया तो काम हो गया ना। फिर देखिए टीवी वर्थफुल है, ऐसे होना चाहिए आपका। चारों टर्म को समझ गए, डन। अब आइए आते हैं हम लोग कि आखिर में रियल में राष्ट्रीय आय क्या होता है। इन चारों में राष्ट्रीय आय क्या होता है बताएंगे। राष्ट्रीय जीडीपी होता है, एनडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है। मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा, सही तरीके से देखिए। इसमें शुद्ध भी है, राष्ट्रीय भी है और उत्पाद भी है। किसके द्वारा कमाया हुआ पैसा है ये, इंडियंस के द्वारा। और इंडियंस के द्वारा भी वो जो नेट है, शुद्ध है, ग्रॉस नहीं है, उसमें कोई टैक्स ऐड नहीं है, उसमें कोई नौटंकी नहीं है, ये शुद्ध पैसा है। ये किसके पास आएगा, भारत सरकार के पास इसका डेटा आएगा। इसीलिए राष्ट्रीय आय किसको कहा जाता है मेरे भाई, एनएनपी को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लिखिए, अगला पॉइंट, राष्ट्रीय आय एनएनपी होता है, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, डन। अब पूछेगा चारों में से राष्ट्रीय आय कौन सा है, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, तो क्या मार देना है, डन। गलत नहीं होना चाहिए। अब आइए, अब एनएनपी में भी एक बदलाव हुआ। एनएनपी में भी दो चीजें होती हैं, क्या क्या, ध्यान से सीखेंगे। एक एनएनपी दो तरह का होता है, एक एनएनपी, एक होता है मार्केट प्राइस पे, एक होता है फैक्टर कॉस्ट पे। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, ये दोनों का मतलब क्या है पहले सीखेंगे, फिर इसको जानेंगे मैंने क्यों इसको बताया है। 2015 के बाद इसमें बदलाव हुए हैं, समझ गए ना। दो तरह के एनएनपी होता है, एक एनएनपी एमपी होता है, एक एनएनपी एफसी होता है।
मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है, ध्यान से सीखेंगे। यानी लिखिएगा बाद में, पहले चुपचाप सीखिए ना तो लिखते रह जाइएगा, भूल जाइएगा। फैक्टर कॉस्ट, ध्यान से सीखेंगे। यह है बाजार मूल्य, और ये क्या है, ये क्या है, फैक्टर मतलब कारक मूल्य, कारक लागत। इन दोनों का अंतर पहले सीख लेंगे, फिर देखेंगे बदलाव क्या हुआ 2015 के बाद, मोदी सरकार के आने के बाद इसमें बदलाव हुआ क्या था। बाजार मूल्य क्या होता है, जैसे बिस्किट, आप सिर्फ बिस्किट ही बता रहे हैं, कुछ अच्छा बताते हैं कि कोई ये वस्तु और बताइए, सिर्फ बिस्किट एग्जाम्पल दे रहे हैं। पेन लाइए, पेन, जो कलम है, आप पेन, एक पेंटोनिक पेन आता है, आप जानते हैं, उस पेंटोनिक का प्राइस कितना है, पेंटोनिक बाजार में कितना है, 10 रुपया। जो आप बाजार में वस्तु खरीद रहे हैं वो कौन सा मूल्य है, बाजार मूल्य है। लेकिन उस पेंटोनिक पेन को बनाने में खर्चा कितना लगा है, उस कंपनी को कितना लगा है, वो क्या है, वो कारक लागत है। पेंटोनिक पेन को बनाने में, खूब इसी पेंटोनिक पेन को बनाने में कितना लगा होगा, लगा होगा 6 रुपए लगा होगा। 6 रुपये हम ज्यादा बोल रहे हैं, हमको लगता है 5 रुपये लगा होगा, 5 रुपये लगा होगा। तो ये 5 रुपये क्या है, उसमें वस्तु में जो बनने में लगा हुआ जो भी है, जैसे स्याही है, उसके अलावा लेबर कॉस्ट है, वो सब ऐड इसमें होता है। लेकिन जब ये 5 रुपये का वस्तु बाजार में आता है तो क्या ऐड हो जाता है इसके ऊपर, मेरे भाई, ये 5 रुपये का वस्तु जब बाजार में 10 रुपया बनेगा तो क्यों 10 रुपया बन रहा है, ध्यान से सोचो। इसमें क्या लग रहा है, टैक्स सारा लग गया है। इसके बाद इसमें क्या लग गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और इसके अलावा क्या लग गया है इसमें, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाएगा बेचने वाला वो। ये सब लगने के बाद इसका प्राइस क्या हो जाता है, बात समझ गए ना। ये बनाने में लगे हुए जो भी जितना प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लगता है उसका कुल वैल्यू होता है 5 रुपया, और यही वस्तु बाजार में आए तो 10 रुपया। अब सुनिए मैं ये क्यों बता रहा हूं, 2015 के पहले जो अपना राष्ट्रीय आय कैलकुलेट होता था वो इस पे होता था, इस डेटा पे, फैक्टर कॉस्ट पे। 1 जुलाई 2015 को मोदी जी घोषणा करते हैं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को कहते हैं देखो भाई नाम बदल रहे हैं, ठीक है, अब हम, अच्छा एक बात बताइए, 5 रुपए के हिसाब से नेशनल इनकम देखिएगा, जैसे कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट पे कम हो जाएगा, और यही बाजार वाले मूल्य पे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। बात वही है, बदला कुछ नहीं है, सेम। लेकिन हमने क्या कर दिया, एक डेटा बदल दिया है। मोदी जी बोले आज से राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट नहीं होगा, किस चीज पे होगा, मार्केट प्राइस पे। तो 2015 के बाद से राष्ट्रीय आय किस पे कैलकुलेट हो रहा है, NNP-MP पे, यानी मार्केट प्राइस पे। ये 10 रुपया वाला हिसाब से बाजार में जो वस्तु बिक रहा है उस वस्तु का जो मूल्य है उसी को हम लोग कहाँ ऐड कर ले रहे हैं, मार्केट प्राइस, उसी को ऐड कर रहे हैं राष्ट्रीय आय में। बात समझ गए। और पहले 2015 के पहले किसको उठाते थे, इसको उठाते थे, इसीलिए राष्ट्रीय आय कम दिखता था। अब राष्ट्रीय आय का डेटा बहुत बड़ा दिखता है, क्यों, क्योंकि हमने किया कुछ नहीं है, बस इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया है। बात समझ गए, जगह तो वही है भाई, है ना। अब प्रयागराज थोड़ा सुंदर लगता है, थोड़ी ये नाम सुंदर लगता है, प्रयागराज तो वही है, इलाहाबाद तो वही है, क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह मोदी जी ने 2015 के बाद इस NNP यानी राष्ट्रीय आय के डेटा में आमूलचूल बदलाव किया। NNP-FC को उठा के कहाँ कर दिया, NNP-MP पे। बात समझ गए। तो जरा लिख लेंगे इसको। 1 जुलाई 2015 के बाद, 1 जुलाई 2015 के बाद शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या NNP-MP पे कैलकुलेट होता है, NNP-MP पे कैलकुलेट होता है, ऐसे लिख लीजिएगा। NNP-MP पे राष्ट्रीय आय कैलकुलेट होता है या गिना जाता है, जैसे लिखना है लिख लीजिए आप। 15 के बाद वो कौन करता है आगे पढ़ेंगे, वो काम CSO का है, बताएंगे आगे। नेशनल इनकम को कौन कैलकुलेट करता है, CSO कैलकुलेट किया जाता है, गणना किया जाता है, बस इतना लिखिए ना। CSO पढ़ेंगे कहाँ है, अभी ये वो CSO का लंबा चैप्टर चलेगा, उसमें भी बहुत सारा बदलाव हुआ है, तो उसको डिटेल पढ़ाएंगे। उसमें 2-3 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज कर दिया गया, सब बताएंगे उसमें, एक लाइन में नहीं लिखवाएंगे। हो गया, ये समझ गए आप लोग इन दोनों का अंतर क्या है।
हम लोग अब देखिए सवाल ये आता है जैसे एनएनपी लिखा होगा, ना तो एफसी लिखा हो ना एमपी लिखा हो, ना फैक्टर कॉस्ट ना मार्केट प्राइस, तो उसको क्या समझेंगे आप लोग? एमपी। सिर्फ एनएनपी लिखा है कहीं भी, इसका मतलब क्या है? इस एनएनपी का मतलब क्या है? ये एनएनपी किसके बेस पे लिखा है? मार्केट प्राइस पे। सिर्फ एनएनपी लिखा हो इसका मतलब क्या? मार्केट प्राइस पे लिखा हुआ है। बात समझ गए ना? ये मत कहिएगा भाई इसके मतलब क्या है, सीधे समझ जाइएगा ये मार्केट प्राइस पे बता रहा है। जो देश में चलता है उसी को मान लिया जाता है, एमपी और एफसी शो नहीं किया जाता है, ये सीधे इसका मतलब हो जाता है मार्केट प्राइस पे। डन? कोई दिक्कत? चलिए आप समझ गए आप लोग। 2-3 पॉइंट्स यहाँ से और 1-2 पॉइंट जो जानना है वो समझ लीजिएगा। उसके बाद इसको कौन कैलकुलेट करता है वो अलग पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे, पूरा उसमें 1.5 से 2 घंटा लगाएंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या काम हुआ, समिति कब बना, सब चीज़ बताएंगे बाद में, है ना, वो नेक्स्ट क्लास में। सीएसओ के बारे में बताएंगे, तो आय समिति भी पढ़ाएंगे, पीसी महालनोबिस को भी पढ़ाएंगे, किस तरीके से काम करता है। हाल फिलहाल उसमें बदलाव हुआ है, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करते थे। एनएसएसओ था एक, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको बंद करके मर्ज कर दिया गया है। इस सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। जल्दी जल्दी में 1-2 लाइन में बता के नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। हाल फिलहाल बदलाव हुआ है तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम जानते हैं आप लोग? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है पर कैपिटा इनकम का? जीडीपी। फिर गलती, कौन जीडीपी बोला? नेशनल इनकम। जीडीपी भुला जाइए, नेशनल इनकम होता है। फिर जीडीपी खाली दिखाने के लिए होता है, एक छलावा है, बकलोल बनाती है सरकार आपको। आपके लिए सही काम किस चीज का है? नेशनल इनकम, एनएनपी का। जीडीपी तो बस सैंपल साइज दिखाया जाता है। जो विदेश की कंपनी है वो आपके यहाँ काम कर रही है, प्रॉफिटवा तो लेके भागिए जाएगा ना अपने देश में जी। यहाँ तो बस दिखाने के लिए है ना, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन, यही फॉर्मूला होता है। समझ गए? अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नेशनल इनकम के जगह पे आपको क्या डालना है? एनएनपी एमपी, है ना। इसका फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होगा? ऐसे लिखेगा एनएनपी एमपी बटा पॉपुलेशन। तो गलत है? गलत है या सही है? पॉपुलेशन, ठीक है, ये होगा। यदि ये नेशनल इनकम ना लिख के एनएनपी एमपी लिख दे तो भी ये सेम होगा, ठीक है ना, सही है। अब जरा हमको अभी बताइएगा करंट में कितना है जी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना है? प्रति व्यक्ति आय कितना है करंट में? है 2 साल पहले, बिहार का नहीं पूछ रहे हैं, पूरे भारत का। नहीं पता है? काहे नहीं पता है? प्रति व्यक्ति आय 1.92 लाख है, 1.92 लाख। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, रुक जाइए, हमको 1.92 लाख ही याद है। लिख लीजिएगा, लगे हाथ नीचे लिख लीजिएगा, पूछ देगा पर कैपिटा इनकम कितना है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया जी 1,72,000 दिखा रहा है। 1,72,000 दिखा रहा है, 1,72,000 लिख लीजिए, 1,72,000। लेकिन हम अच्छा करंट ईयर 2022-23 स्टैंडर्ड 1,72,000, 1,72,000 एनएसओ का डाटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा कह रहा है कि 1,72,000 है। 1,72,000 2022-23 का डेटा है, बगल में लिख लीजिएगा 2022-23 का डेटा एनएसओ ने जो बताया है उसके हिसाब से। अब नया डेटा एक बार हम देखेंगे, फिर आपको करंट लिखवा देंगे 23-24 वाला। 22-23 के डेटा के हिसाब से 1,72,000। बगल में लिख लीजिएगा FY 22-23 कैसे लिखा जाता है? हाँ, FY 2022-23 यानी 2022-23 के हिसाब से कितना है? 1,72,000, ठीक है ना। 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। डर लगता है, गलती लिख दिए 1,72,000। चेक बुक पे इतना पैसा है या नहीं है कि चेक बुक पे ध्यान लिखेंगे तब ना जी हैं? इतना पैसा भी तो होना चाहिए यार। 1,72,000 ये रजनीश सर का काम है, हम लोग का काम नहीं है, वो उनके पास सब आ जाएगा, ठीक है। 1,72,000 फाइनेंशियल 2022-23 के हिसाब से। 23-24 के हिसाब से एक बार देखेंगे फिर बताएंगे। हमको याद है कि 1.92 है,
लेकिन बिना देखे नहीं बताएंगे, हम अपडेट नहीं है अभी उस डेटा के हिसाब से। बात समझ गए? पर कैपिटा इनकम यही क्वेश्चन छोटा मोटा आएगा। अब कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए नेशनल एनएसओ होता है, सीएसओ होता है, इन सब के बारे में आराम से हम लोग बात करेंगे। एक पूरा एनएसओ और सीएसओ के बारे में पूरा एक क्लास लेंगे, तब बताएंगे कि कैसे काम करता है। इसके नाम बदला हुआ है, हाल फिलहाल 2 ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया इसमें। इसके लिए एक एग्जाम होता है, जानते हैं आप लोग, इसमें अधिकारी बनने के लिए, यूपीएससी बीपीएससी की तरह ही। हाँ, आईईएस होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, आईईएस होता है। वो लोग कहाँ जाते हैं? एनएसओ में जाते हैं। वो भी बताएंगे आपको जब पढ़ाते रहे होंगे तब। अच्छा, आप लोग इसमें से इकोनॉमिक्स वाले कितने लोग हैं जो ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स हैं, जिनका जो लोग एग्जाम देंगे उसका क्या नाम है अभी प्री में? अच्छा, जो लोग हैं वो लोग इस बात से ठीक, आप लोगों के लिए फायदा बात है, सीडीपीओ भी भरिए। अब जो एओ वाला आता है वो भरिए। जब बीपीएससी का प्री एक को हो रहा है तो काहे दिमाग लगाना, उसी से क्वालिफाई कर जाना है। तो इकोनॉमिक्स से जो लोग ग्रेजुएशन है उनके लिए फायदा है, जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन है उनके लिए फायदा है। उस सारा बीपीएससी के प्रीवा में सब टिक कर दीजिएगा, चाहे 200 300 ज़्यादा ना लगेगा। और इस बार आएगा 1200-1400 वैकेंसी, यदि सितंबर में होगा तो एकदम सब पे देना है। मेंशन अलग होगा, प्री तो सेम होगा ना, इसलिए जो लोग हैं वो लोग का फायदा, उन लोगों का फायदा ही है। चलिए, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।